गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद सभी को। बढ़िया हैं, खुश हैं। बेवदार क्लास कहते हैं कि सर प्लीज़ क्लासेस को जो है वो एक सीक्वेंस में लिया करिए। सैटरडे और संडे को जो है क्लासेस आप ले लेते हैं, हमारी पढ़ाई इससे बर्बाद हो रही है। कोई बात नहीं भाई, एक काम करेंगे, आगे से सैटरडे संडे को ऑफ कर दिया करेंगे। अगर मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ अपनी सैटरडे और अपने संडे को ख़राब करके आपको पढ़ाने के लिए, और आपको ये चीज़ कबूल नहीं है, तो मुझे क्या ज़रूरत है। भाई दूज के दिन कल मैंने पढ़ाया और आज जो है छुट्टी है तो पढ़ाया। पूरी मुखर्जी नगर हो गई, ऑल ओवर इंडिया हो गया, जितने भी ऑफलाइन कोचिंग है वो 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक बंद है। तो आपकी भी क्लासेस मैं 1 तारीख से 12 तारीख तक बंद कर देता हूँ। ना दिवाली में घर गया, ना छठ में घर गया, बस एक ही बात है भाई मेरे कि हाँ, मेरे भाइयों का जो पेपर है वो अच्छे से हो जाए। नहीं तो मैं भी यहाँ पर स्टूडियो में ताला लगा के घर चला जाता हूँ, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, मुझे भी तो छठ अपनी फैमिली के साथ मनाना है, बताओ। मैं भी अपनी फैमिली के साथ छठ और दिवाली दोनों बिताना चाहता हूँ। अरे जब आपको अपना परिवार माना है और आप लोगों की पढ़ाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब आप लोगों को मैं अपने दिन और रात ख़राब करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप इतना क्यों वो चीज़ों को लोड लेते हो कि आपकी शेड्यूल सबसे इम्पोर्टेंट है और बाकी चीज़ें तो है ही नहीं। बताओ। जब मुझे ये बात दिख रहा है कि भाई छठ में भी और दिवाली में भी आप लोग इतने जागरूक हैं कि कल भाई दूज था फिर भी सभी बच्चे लाइव थे, पढ़ रहे थे। आज के दिन भी सभी बच्चे लाइव हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये कितना एक अच्छी बात है कि आप अपने पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस हैं। और इस चीज़ों को मैं समझता हूँ, तभी मैं यहाँ पर करा भी रहा हूँ, तो फ़ायदा उठाइए उन चीज़ों का, ठीक है भाई। चलिए। नो सर, क्लासेस मत रुको। कैसा रहा दिवाली ललन कुमार? बढ़िया है भाई। तो देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने टोटल मिलाकर 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और 5 बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रॉपर्टीज थी। छोटे मोटे प्रॉपर्टीज थे, ये सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज की जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 6। और आप लोगों को एक काम करना है कि जो आप लोगों का शीट है उस शीट में, ठीक है, उस शीट में आपको यहाँ वाला इक्वेशन थोड़ा सा करेक्ट करना है। उस शीट में बस एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर शीट में इक्वल का साइन दिया गया होगा, बस उस इक्वल के साइन को हटाकर इंग्लिश में यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, और हिंदी में भी इक्वल का साइन दिया होगा, उसको प्लस का साइन दे देंगे। वहां पर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया मेरे भाई बात। चलो, तो इसको करेक्ट करो। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कुछ तो बोलती होगी ना ये प्रॉपर्टी। हाँ, कुछ तो ये प्रॉपर्टी कहती होगी, और ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, जिसमें अगर बीसी को आप डी तक लेकर जाते हैं और एंगल बाइसेक्टर ए को बीसी पर ई पर मिलाते हैं, तो कुछ नया आपको देखने को मिलता है। और ये नया क्या मिलता है वो भी देखो, ठीक है। कुछ नया क्या मिलता है देखने को, जरा वो समझिए, काफी फायदा होगा आपको समझने में। अब देखो, जैसे मानो एक काम करते हैं, त्रिभुज बोला गया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सभी बच्चे शांत हो जाओ, ठीक है। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इतना तो मैं गुस्सा नहीं होता जितना आप लोग हो रहे हो, ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ। अब सवाल को देखो, तो एबीसी है, जो साइड बीसी है उस साइड बीसी को कहां तक लेकर गया गया है, उस साइड बीसी को लेकर डी तक किया गया है। कहां तक? डी तक लेकर गया गया है। और एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बीसी पर मिलता है। देखिए दाऊद जी फोटो बना रहे हैं आपके लिए। आप कहते हैं सर फोटो बनाना नहीं आता, तो देख लो, त्रिभुज बनाना आ गया। सी वाले को कहां तक लेकर जाएंगे? डी तक लेकर जाएंगे। फिर बोला गया है ए का एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर यानी कौन समद्विभाजक कौन होता है? जो उसको बराबर भागों में बांटे और एकदम बीच से वो रेखा होकर गुजरती है। और कहां पर? तो बीसी पर गिरेगी। बोला गया है बीसी पर, कहां पर? बीसी पर ई नाम के बिंदु पर गिरेगी। तो हमसे एक प्रॉपर्टी बोली गई है, और वो प्रॉपर्टी क्या बोली गई है, तो इस बात का खासा आप लोगों को ध्यान रखना है। एंगल एबीसी यानी यहां पर ये बोले तो ये अल्फा है। एंगल एसीडी जो है, ये वाला कोण कितना हो गया? बीटा हो गया। अल्फा और बीटा हो गया, बराबर है यहां वाले थीटा के 2 गुना के। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा का जो मान होगा ये थीटा के कितना होगा? 2 गुना होगा। अगर आपने औसत का कंसेप्ट पढ़ा है, आपने एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप इसको एवरेज से भी रिलेट कर सकते हैं। ये वाला कोण छोटा होता है और ये वाला कोण बड़ा होता है, और दोनों को जोड़ के, ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़ के क्या करें, अगर आप दोनों को जोड़ के और आधा कर दें तो आपको बीच वाला कोण निकल जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको और इसको जोड़ के आधा करोगे तो वो किसके बराबर होगा? बीच वाले के। तो इस वाले सवाल को या इस वाले प्रॉपर्टी
को हम औसत के कंसेप्ट से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक कम वैल्यू है, एक ज़्यादा वैल्यू है, तराजू में एक तरफ ज़्यादा वजन है, एक तरफ कम वजन है, बराबर करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो एकदम बीच वाला पॉइंट पर निकलेगा, ना उधर मान जाएगा एंगल का, ना एंगल का मान इधर जाएगा, एकदम एंगल बीच में आएगा, सटीक आएगा, और वो कौन होगा? तो वो बीच में कब आएगा? बीच में तब आएगा जब वो ऊपर वाले का एंगल बाइसेक्टर होगा। इस तरीके से आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? जैसे एक सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया था, सीजीएल के पेपर में था कि आपका ये एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज कौन सा है? तो ऐसा त्रिभुज नहीं दिया गया था, त्रिभुज में आपको बोला गया था कि ये वाली एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल की एक त्रिभुज है, और राइट एंगल ट्रायंगल की त्रिभुज की बात करें तो इस वाले को यहाँ लेकर गया था। ये वाला कोण जो था वो हमारा कितना था? 90 डिग्री था, और इस वाले कोण का मान जो है सवाल में यहाँ पर ये जो है ना, देखो ये त्रिभुज हमारा है ए बी सी, और यहाँ जो डी है ये इसका कोण समद्विभाजक है। क्या है? इसका कोण समद्विभाजक है। अगर ये वाला कोण हमारा 90 है और ये वाला कोण जो है हमारा कितना है जनाब? ये वाला कोण हमारा 110 डिग्री है, तो आपसे ये बाहर वाला कोण पूछा गया था कि बाहर वाला कोण कितना होगा, बता दीजिए। और बाहर वाले होने के साथ साथ सिर्फ ये बाहर वाला नहीं, अगर इस सवाल को मैं थोड़ा और टफ बना दूं तो आपसे ये बाहर वाला ना पूछकर, चलो एक काम करता हूँ, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर जो थीटा है, इस थीटा का मान बताइए, थीटा का मान कितना होगा? आपसे थीटा का पूछा जा सकता है, आपसे इसमें किसी का भी मान पूछा जा सकता है। तो कुछ पल के लिए चलो ये बाहर वाला बता दो। अगर बाहर वाला बता दिया तो एक एक करके हम सारे मान को बता सकते हैं, एक एक करके हम सारे मान को बता सकते हैं। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर प्रूफ भी बता दीजिए, अंजलि श्रीवास्तव कह रही हैं। ठीक है भाई, प्रूफ भी बता देते हैं चलो, लेकिन प्रूफ अगर हर सवालों के या हर प्रॉपर्टी के बताने लगे तो यूँ समझ लीजिए कि कितना लंबा हो जाएगा आपके लिए पूरा सेशन, और कितने दिनों में आप सीख पाएंगे, ज़रा ये भी बात को ध्यान रखिए। अब जैसे मान लीजिए कि ये पेपर में क्वेश्चन आया था, तो हमें पता है, अगर मान लो हम इसको थीटा बोलते हैं तो बोलते हैं अंदर वाले कोण और बाहर वाले कोण का, अंदर वाले कोण और बाहर वाले कोण को जोड़कर आधा कर दो, यानी 90 और थीटा को जोड़कर आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें बीच वाला कोण मिलेगा, यानी ये 110 डिग्री कोण मिलेगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 90 प्लस थीटा जो होगा वो कितना? 110 का 2 गुना 220 हो जाएगा, यानी थीटा का मान कितना आएगा? तो थीटा का मान 130 डिग्री आएगा। तो जो बाहर वाला कोण है ये कितना होगा? 130 डिग्री। बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई? बाहर वाला कोण 130 डिग्री। ठीक है, बच्चों का गलत उत्तर आ रहा है, यहीं तो आप लोग फंस जाते हैं। आप खुद देखिए ना, अल्फा को और बीटा को, इस अंदर वाले को बाहर वाले को, दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो बीच वाला मिलेगा। वही बात तो मैंने कहा, ये अंदर वाले को और बाहर वाले को दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो मिलेगा बीच वाला। 110 का 2 गुना होता है 220, 220 में से 90 घटाओगे यानी थीटा का मान आ गया 130, और सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री, पता नहीं। ठीक है, बाहर वाला 20 डिग्री होगा। अरे कैसे होगा 20 डिग्री यार? खुद देखो ना, ये तो 90 से ज्यादा होगा। जब इतना ज्यादा कोई झुका होता है तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण नहीं, ये सबसे बड़ा वाला कोण हो जाएगा। आपको बड़ा वाला कोण होगा तो 90 से तो ये ऐसे भी दिख रहा है कि ज्यादा है। ठीक है, तो सामने दिख रहा है कि ये कितना होगा? 130 डिग्री। प्रॉपर्टी बता दी आपको, अभी लो प्रॉपर्टी बता दी। प्रॉपर्टी के ऊपर बस इस ट्रायंगल को बदलकर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो भी आप नहीं बता पा रहे हो कि 130 डिग्री है, हैं? अब देखो मेरी बात को, अब ये जो हो गया हमारा 130 डिग्री हो गया, अब ये हमारा 130 डिग्री हो गया, तो ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये वाला कोण हो जाएगा 50 डिग्री। ये अगर 130 है तो ये 50 डिग्री। अब ये 90 है और ये 50 है, 9 और 5 14, तो ये वाला पूरा कोण हो जाएगा 40 का, 40 का हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों 20 और 20 के हो जाएंगे। इस तरीके से आप प्रत्येक कोण को बता पाएंगे। ये 90 है, ये 110 है, तो ये हमारा 130 हो गया। ठीक, अब ये हमारा 130 हो गया, तो ये वाला कोण कितना? ये बाह्य कोण है, और बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी ये 130 है और ये 90 है, तो ये 40 होगा, और वो 40 को 2 भागों में बांटो। तो अब आपका एग्जामिनर कोई भी एंगल पूछेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक, अब रही बात यहाँ पर अंजलि जी का, जैसे कि सर मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ बता दीजिए। तो प्रूफ बहुत आसान है, आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी हम बता देते हैं कैसे आया कोई भी चीज़ का। ठीक है, लेकिन हर सवाल का प्रूफ बताना ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना आपके लिए सीखना पॉसिबल है। प्रूफ काम नहीं आते हैं पेपर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर में सीधा वो एप्लीकेशंस काम आते हैं, और वो एप्लीकेशन ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, जैसे मानिए यहाँ पर आपने बाइसेक्टर दिया, इसको आपने अल्फा का नाम दिया है, और यहाँ पर आपने थीटा का नाम दिया है। ये बाइसेक्टर है, ये क्या है? कोण समद्विभाजक है। इसको ए हो गया, त्रिभुज बी हो गया, ये सी हो गया,
ठीक, ये हमारा पॉइंट नंबर डी हो गया और ये पॉइंट नंबर डी और ये पॉइंट नंबर हमारा ई हो गया। बाहर वाला कोण बीटा हो गया, यही हमारा है। अगर आप बात करेंगे तो जो बाहर वाला कोण है यानी एंगल एसीडी जो है, ठीक है, एंगल एसीडी जो कोण होता है वो किसके बराबर होता है? तो बोलेंगे सर एंगल एसीडी यानी ये जो बाहर वाला कोण है ये अंदर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, यानी एंगल एबीसी के बराबर होगा, एंगल एबीसी, और प्लस किसके बराबर होगा? तो प्लस एंगल बीएसी के बराबर होगा, प्लस एंगल बीएसी के बराबर होगा। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? बताइए, ठीक है। क्या बाहर वाला जो कोण है एंगल एसीडी उसको हम लिख सकते हैं, एंगल एसीडी को कितना लिख सकते हैं? बाह्य कोण अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर, यानी एसीडी जो होगा वो एबीसी और बीएसी के बराबर होगा। अब बात करते हैं जो एंगल बीएसी है, जो एंगल बीएसी है उसको हम इस वाले कोण का दोगुना लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हम एंगल बीएई का दोगुना लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। जो बीएसी है उसको हम क्या लिखेंगे? तो बोलोगे ये तो एंगल एबीसी का एबीसी रहेगा ही रहेगा, और बीएसी बीएसी को बीएई का हम दोगुना लिख सकते हैं क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो दोगुना है किसके? एंगल बीएई के, ठीक है। यानी ये एंगल जो एसीडी हो गया वो किसके बराबर? एंगल एसीडी अभी ये बराबर चल रहा है, एबीसी का एबीसी, इसके स्थान पर ये लिख दिया। अब जरा एक और बात देखो, तो यहां पर जो है एंगल एबीई, ठीक है। अब यहां पर देखोगे, जरा गौर से देखना, मेरी बात को समझना है यहाँ पे। तो आप जरा यहां पर देखो, ये जो एंगल AEC बनेगा, एंगल AEC ये क्या है? बाहर वाला कोण है, और ये एंगल AEC जो बाहर वाला कोण है ये बराबर होगा किस वाले त्रिभुज में? आपको किस त्रिभुज में नजरें दौड़ानी है? इस वाले त्रिभुज में नजरें दौड़ानी है। तो जो ये बाहर का कोण होगा ये बराबर होगा अंदर के दोनों कोण के, यानी एंगल AEC बराबर होगा किसके? एंगल ABC, एंगल ABC कह लो आप, और जमा एंगल BAE कह लो, जमा एंगल BAE कह लो, जमा एंगल BAE कह लो। यहाँ पर BAE का इस्तेमाल दो बार है, यानी दो बार है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल BAE प्लस एंगल BAE। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ सर, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक ABC और एक BAE, एक ABC और एक BAE कितना बनाता है? तो बोलोगे सर एंगल AEC बनाएगा। तो ये दोनों कोण कितना बनाएंगे? एंगल AEC बनाएंगे, और यहाँ कितना है? एंगल BAE है तो एंगल BAE ही हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके? एंगल ACD के बराबर होगा, यानी एंगल ACD जो होगा ये बाहर वाला जो थीटा होगा वो बराबर होगा एंगल AEC के, ठीक है, और एंगल BAE के। BAE को BAE में बदल दो, BAE थोड़ा सा जो है यहाँ पर परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। बाहर वाला जो कोण होगा वो बराबर होगा अल्फा के और BAE के, और फिर BAE वाले को आपको परिवर्तन करना पड़ेगा किस में? आपको BAE वाले को यहीं ऊपर में ही बदलना पड़ेगा आपको, इसको BAC को। अब यहाँ BAE को बदल दीजिए आप, BAE को ऐसे भी लिख सकते हैं AEC। देखो ये जो BAE वाला कोण है ना, ये बाहर वाला जो कोण है ये वाला कोण, ये थीटा माइनस क्या हो जाएगा? ये थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हो। ये थीटा माइनस क्या लिख सकते हो? देखो सबके स्थान पर सबका मान लिख दो, सबके स्थान पर यहाँ पर एक पल के लिए सबका मान लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था? एंगल BAE था ना, BAE लिख दीजिए यहाँ पर। अब सबके स्थान पर सबका मान लिख दीजिए। ACD है तो ACD का मान कितना है? ACD का मान बीटा है। AEC है तो AE और C का मान कितना है? थीटा है। साथ में बोला गया है BAE। अब ये वाला कोण क्या होगा? थीटा माइनस अल्फा होगा, तो आप थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये अल्फा को इधर लेकर जाओगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना? 2 थीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। क्या फायदा है ऐसा प्रूफ जानने का? कोई फायदा है यहाँ पे? कोई फायदा है इस प्रूफ को जानने का? पेपर में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा है ही नहीं। प्रूफ तो हमारा आ जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है, आप ऐसे जानो कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर है, अंदर का दोनों कोनों का जोड़ का हम आधा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? बीच वाला कोण मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानिए, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और ये प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। प्री में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री में देखेंगे तो क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा देखो एक तुम्हारा ऐसा त्रिभुज हमने बना दिया है, ठीक है। त्रिभुज का नाम क्या है? तो त्रिभुज का नाम तुम्हारा ABC है,
ठीक, उसमें बोला गया है द एंगल बिटवीन, हिंदी में भी पढ़ेंगे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और एक एक बातों को समझेंगे। हिंदी में इंग्लिश में क्या बोला गया है, द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय अ वर्टेक्स। ठीक है, द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर है और कहाँ से खींचा गया है, वर्टेक्स से। द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, टू द अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड में। ठीक है, एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर, इस वाले कोण का एंगल बाइसेक्टर यानी ये वाली रेखा। तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का जो ये एंगल है उसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहा जा रहा है कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु से आपने एक लंब खींचा है, परपेंडिकुलर खींचा है, और फिर इसी बिंदु का कोण समद्विभाजक यानी कोण समद्विभाजक कोण है ये ई है। इनके बीच का जो ये कोण होगा ये बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू एंगल, यानी इन दोनों कोणों के अंतर का आधा। उदाहरण के तौर पे देखो यहाँ साफ लिखा गया है, जैसे मैं आपको फोटो बनाकर एक अच्छे से समझाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। आपको बोला जाता है कि देखो आप ऐसा एक ट्रायंगल बनाओ, एक ऐसा त्रिभुज बनाओ। आप सभी समझ पाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सवालों को जब आप ये प्रॉपर्टी को जब आप सवालों के माध्यम से लगाओगे तो और क्लियर होगा। बोला गया है तुम्हें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, आपने बना दिया। तुम्हें इस बिंदु से एक लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है, आपने लंब भी डाल दिया। उसका नाम बोल दिया कि डी दिया गया है तो डी दिया गया है। फिर इस वाले कोण का बाइसेक्टर बनाना है। इस वाले कोण का बाइसेक्टर जानते हो? बाइसेक्टर का मतलब होता है जो इस कोण को आधे में बांटे। तो ये गलती मत करना समझने की कि अगर एडी लंब है तो एडी भी बाइसेक्टर होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। एडी बाइसेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, एडी बाइसेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस सवाल को समझने के लिए आप इसको और ऐसे बना सकते हो तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। लो इस फोटो को मैं ऐसे बना देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपका त्रिभुज है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। ठीक, बोला गया है यहां से आपने एक लंब डाला है, उस लंब का नाम हो गया डी। अब ये कोण इतना बड़ा हो सकता है 130 140 कुछ भी। कोण समद्विभाजक क्या होता है? एकदम ऐसे प्रकाल बोलते हैं ना बचपन में, प्रकाल। ठीक है, प्रकाल जो कंपास होता है उसको लेकर अगर बीच में चापोगे तो एकदम बीच में कटेगा, यानी इसका कोण समद्विभाजक मान लो यहाँ पर आएगा ई, जो इस कोण को आधे भागों में काटेगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये कोण समद्विभाजक यानी इनके बीच का, ये लंब और कोण समद्विभाजक के बीच का जो ये थीटा का मान होगा, ये जो थीटा होगा ये एंगल बी और एंगल सी के अंतर का, कोई भी ज्यादा हो सकता है कोई भी कम हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, तो इनके अंतर का आधा। और जब हमारा रिजल्ट हमें ये नहीं पता हो कि ये पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है तो हम ऐसा मॉड लगा देते हैं। मॉड ऐसे समझ लो, मॉड एक ऐसी फैक्ट्री है कि जिसके बाहर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। राहुल गांधी की वो सुनिए ना कि हम एक ऐसा मशीन लगाएंगे कि आलू डालेंगे और सीधा चिप्स निकलेगा, वैसा वाला कहानी है। तो मॉड एक ऐसा है फैक्ट्री जिसके अंदर चाहे नेगेटिव डाल लो चाहे पॉजिटिव डाल लो, कोई भी वैल्यू डाल लो तो इसके बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलती है। इसीलिए मॉड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थीटा कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये वाली बात यहाँ पर कही गई है कि हमेशा जो ये बीच वाला कोण होगा डी ही बराबर होगा बी और सी के कोण के आधा के। अब बोलोगे तो फिर इसका भी प्रूफ बता देंगे, लेकिन हर प्रॉपर्टी का प्रूफ जानोगे सर में दर्द हो जाएगा और कोई फायदा है नहीं प्रूफ जानने का। ठीक है, आपके लिए मैं सीधा रिजल्ट लेकर आ रहा हूं तो आप रिजल्ट को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा फायदा है। अब जैसे ये सवाल है, सवाल को देखिए और सवाल को बनाइए। सीधा मेंस का क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं क्योंकि सीधा मेंस का सवाल पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसलिए मैंने आपको ये बात बोला है। अब इस सवाल को देखिए तो बोला क्या गया है, बोला गया है एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, तो हम बनाएंगे सेम तरीके से एक त्रिभुज हम अपना एबीसी नाम का। देखो फोटो नहीं दिया जाता है पेपर में, ऐसा डायग्राम नहीं दिया जाता है तो आपको बनाना होता है, इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया, नहीं तो मुझे क्या जरूरत है, मैं सीधा ये फोटो बनाता और आपको ये एक्सप्लेनेशन देता, मैं ये भाषण यहाँ लिखता ही नहीं। लेकिन अगर ये स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है? ताकि आप समझे कि जो ये कोण बन रहा है ये किस वाले कोण की बात हो रही है, तो इसका लंब और इसका कोण समद्विभाजक के बीच के कोण की बात हो रही है, इसलिए ये बातें कही गई है। अगर आप अपने ज्यामिति को एक अनदर लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको हर बातों को बड़े ध्यान से समझना होगा। जब जब जहां जहां स्टेटमेंट दिया जाएगा आप खुद से फोटो बनाने की सोचें तो आप बहुत एक्सपर्ट हो पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो सेम तरीके से यहां बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो आपको त्रिभुज एबीसी बनाना है। ठीक है, और दाऊद जी आप तो स्पेशली स्टेटमेंट का ध्यान रखें, आपको स्पेशली स्टेटमेंट को पढ़ना है, सारे स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने, तब आप फोटो अच्छे से बना पाएंगे। बोला गया है एम और एन जो है वो पॉइंट है किस पर? बीसी पर। तो ये तो पता चल गया कि भाई एक एम नाम का बिंदु होगा इस पे और एक
एम होगा और एक एन नाम के बिंदु होंगे, यहीं बीसी पर होंगे कहीं ना कहीं। फिर बोला गया है जो एम है वो परपेंडिकुलर है, ए और एम को ज्वाइन करना है और इसको बनाना है परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। एम का तो काम तमाम हो गया। बोला गया है एन जो है वो बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, तो एन है, मतलब एन का भी काम तमाम हो गया। ठीक है, कोण समद्विभाजक का मतलब इधर वाला पूरा कोण जो होगा, देखो ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये पूरा ब्लैक वाला, ये पूरा ब्लैक वाला बराबर होगा किसके, ये ग्रीन वाले के, ये ब्लैक वाला ये ग्रीन वाले के बराबर होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमसे बोला गया है कि ए एन बाइसेक्टर एंगल ए का, एम जो है, एम जो बिंदु है वो किसके बीच में है, तो एम बी और एन के बीच में है। ये बातें तय हो गई कि एम नाम का बिंदु, आपको एम को यहां रखना है, एन और सी के बीच में नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस फोटो को कैसे गलती बनाते हैं वो भी देख लो। इस फोटो को वो ऐसा कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले जो है बाइसेक्टर को यहां बना देते हैं, वो बोलते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और यहां पर वो क्या करते हैं, वो ऐसा डाल देते हैं, ये हमारा लंब हो गया, एम हो गया, और बाइसेक्टर को वो उस साइड ना बनाकर इस साइड बना देते हैं, एन बना देते हैं। बोलेंगे बात यहीं तो बोला गया है कि एम और एन दोनों इस रेखा पर होगी, तो देखो यहां पर भी रेखा पर है, यहां पर भी है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी कोण समद्विभाजक है, ये भी कोण समद्विभाजक। इसीलिए आपका एग्जामिनर अगले लाइन का इस्तेमाल करता है कि एम नाम की जो बिंदु है वो बी और एन के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर एम बी और एन से बाहर है और यहाँ पर एम बी और एन के बीच में है, मतलब ये करेक्ट फोटो है और ये क्या है, रॉन्ग फोटो है। ऐसा नहीं बनाना। हर तरह की गलती जो आप करेंगे उसको मैं बताऊंगा ताकि वो गलती आप ना कर पाए। फिर उसके बाद बोला गया है एंगल बी का मान कितना है, तो एंगल बी का मान मेरा हमेशा ध्यान रखो 68 है, और साथ में एंगल सी का जो मान है वो कितना है, 26 डिग्री है। और तब हमसे बोला गया है एंगल एम ए एन का मान बताओ। ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इस अकेले क्वेश्चन से मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। अब एंगल एम ए एन का हमें मान बताना है, तो एंगल एम ए एन का जो मान होगा वो बराबर होगा इन दोनों के अंतर के आधे के, यानी 68 में से कितना घटाना है, 26 घटाना और क्या करना है, आधा करना है। 8 में से 6 गया तो पर्टिकुलरली 2, देखो कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। 42 का आधा कितना होता है, 21 डिग्री होता है, तो आंसर कितना आएगा, 21 डिग्री। अब एक स्टूडेंट क्या समझता है, पूरी जिंदगी किताबों को देखता है और यहाँ पर चलो यहाँ पर 21 डिग्री उसका आंसर आ जाएगा, वो बस इतना निकाल के छोड़ देगा। लेकिन जब आप अभी मेंस का मॉक टेस्ट देंगे, जब आप कहीं पे मेंस या प्री का मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको एक बड़ा शानदार आगे चलकर क्वेश्चन मिलेगा इस प्रॉपर्टी पे। तो उसके लिए एक स्पेशल नोट आप सभी अपने कॉपी या डायरी में बना लीजिए। और वो नोट आपको क्या बनाना है, वो नोट आपको ये बनाना है कि अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है, स्पेशली एक नोट लिखवा रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आज मेरी क्लास में मिलेगा। और आज के पहले ना आपने ये नोट कभी किताब में देखा होगा, आगे अगर मेरी कॉपी देखकर कोई लिख दे तो वो अलग बात है। और वो नोट क्या है, वो नोट आपको ऐसे डालना है कि देखो ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। इसके ऊपर सवाल बनेगा, वो सवाल मैं अभी नहीं कराऊंगा, आपको कुछ समय के बाद कराऊंगा। लेकिन अभी आपको बस ये प्रॉपर्टी ध्यान रख लेनी है, एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रख लेनी है कि ये त्रिभुज एबीसी है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है और ये हमारा बाइसेक्टर है। इसको हम डी नाम देते हैं, इसको हम ई नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात सीखनी है वो क्या सीखनी है कि मानो ये कोण हमारा 70 डिग्री है और ये कोण मान लो हमारा 60 डिग्री है। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो परपेंडिकुलर ये होता है ना, आप सोचोगे सर मेरा फोटो बना तो सही कैसे बनेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि परपेंडिकुलर किस साइड होगा, उस साइड होगा कि उस साइड होगा, या फिर हमारा ये जो कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, ये किस साइड होगा, तो वो बताएगा आपका ये परपेंडिकुलर। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जिसका कोण बड़ा होता है, जिसका कोण बड़ा होता है परपेंडिकुलर हमेशा उसके साथ चिपका होता है, और जिसका कोण छोटा होता है एंगल बाइसेक्टर हमेशा उस साथ में होता है। तो आप यहां पर सीधा बात लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ठीक है, इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ बिगर कोन, ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ बिगर कोन। जो लंब है वो हमेशा बड़ी कोन के पास में होता है। ठीक है, जो लंब है वो हमेशा किसके पास होता है, तो लंब जो है वो हमेशा बड़ी वाली कोन के पास में होता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे आगे चलकर मैंने कहा ना एक क्वेश्चन बनेगा, तो उस केस में कोई बच्चा ऐसे फोटो ना बना दे कि वो 70 डिग्री यहां बना रहा है और 60 डिग्री यहां बना रहा है और पता चले लंब को यहां डाल दिया और परपेंडिकुलर को यहां डाल दिया, ये फोटो गलत हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहे हो बात आपकी, नहीं आ रहे हो? देखो, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ये 90 बनाएंगे फोटो, तो बनाएंगे कैसे? तो ये 90 जो होगा ये हमेशा बड़े वाले कोण के साइड में होगा, ये वाला इधर होगा, और बाइसेक्टर हमेशा छोटे वाले कोण के साइड होगा। जैसे कल के दिन अगर मानो हमने एक ऐसा फोटो बना दिया और हमने आपको ये बात बोल दी कि देखो मेरे भाई, ये कोण आपका 50 डिग्री का है, ठीक है, और ये कोण आपका 70 डिग्री का है मान लो, और हमने कहा ये आपका लंब है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। आप तुरंत बोलोगे सर ये फोटो गलत बना है, क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री छोटे वाले के पास है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस फोटो को हमें करेक्ट करके हमें ऐसा बनाना होगा कि हमें 90 को यहाँ पर बनाना होगा और बाइसेक्टर को यहाँ पे। अब 90 वाला इसके पास में हो गया और बाइसेक्टर वाला छोटे वाले के पास हो गया, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छोटी सी बात का ध्यान रखना है। चलो अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन लगाओ जरा। ठीक, क्लियर हो गया ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी में कोई शक है? एक और सवाल देख लो। चलो एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं। अब ये हमारा जो है एक ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल का नाम हो गया हमारा क्या? एबीसी नाम का ये ट्रायंगल हो गया। और ट्रायंगल में हमें ये बात बोला गया है कि ये इसका लंब है और ये हमारा कोण समद्विभाजक है, यानी परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर है। इस कोण का मान हमारा 70 डिग्री दिया गया है, इस वाले कोण का हमारा 20 डिग्री मान है। हमसे ये पूछा गया है ये थीटा का मान कितना होगा, एंगल सी का मान कितना होगा, बता दीजिए। बुझे कि नहीं, बताइए। सर जब से क्वालिटी का ऑप्शन आया है तब से मेरे में बफरिंग ज़्यादा हो रहा है। कभी आप लोग कहते हैं क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए, फिर आप लोग कहते हैं बफरिंग ज़्यादा होता है। क्या करें हम तो परेशान हो गए हैं। या तो बताइए क्वालिटी का ऑप्शन बंद करवा देते हैं, बफरिंग बंद हो जाएगी। अब भैया मोबाइल है, आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग वो आपके क्वालिटी को एडजस्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है बफरिंग तो होगी ही होगी। कभी वो हाई पे ले लेगा, कभी लो पे ले लेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आंसर बताइए। चलिए, एक 70 है, एक 20 है, थीटा है, आंसर क्या होगा? सीधा का सीधा आप बोलेंगे कि देखिए सर बात ऐसा है ना कि 70 में थीटा को जोड़कर, ठीक है, 70 में से क्या करेंगे, थीटा को घटाकर क्या करेंगे, आधा करेंगे। 70 में से थीटा को घटाकर आधा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये 20 डिग्री आएगा। यानी 70 20 इंटू 2 40, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। बात खत्म। ऐसे भी कह सकते हो कि 20 का 2 गुना 40, यानी 70 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। समझ में आ गया बात? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 30 डिग्री सर, 30 डिग्री क्लियर है। ठीक है, ऑल इज वेल। चलो भाई आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 8 में। 8 नंबर प्रॉपर्टी में आ जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमारा क्या कहता है? 8 नंबर भी बहुत जबरदस्त बात बोलता है, समझो सवाल को। बोलता है कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहां से आपका एक नया टॉपिक आप बोल लीजिए अपने आप में, जो शुरू होता है और जिसको हम नाम देते हैं, तो क्या देते हैं इसको? हम नाम देते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका बड़ा प्यारा नाम है और इस नाम को जो है आप दे सकते हैं नाम, चलो इसको थोड़ा शानदार तरीके से लिखा जाए। इसका जो नाम है वो है हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यानी त्रिभुज बनाने के नियम। सबसे बड़ी बात है यहां से जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो क्या पढ़ने हैं, त्रिभुज बनाने के नियम पढ़ने हैं। अब देखो क्या होता है कि एक स्टूडेंट है, मान लो ऐसा तो है नहीं कि हाँ मैंने आपको कहा कि चलो एक त्रिभुज बनाओ और आपने ले लिया 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और बना दिया त्रिभुज, बोलोगे लो सर त्रिभुज बन गया। भैया ऐसे कभी नहीं होता कि कोई भी 3 साइडों को ले लिया गया है और वो 3 साइडों को लेकर जो है आप उनको जोड़ दो और बोलो ये लो सर ये लो त्रिभुज बन गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। त्रिभुज बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम कुछ प्रकार होते हैं। और वो नियम क्या होते हैं? तो नियम नंबर पहला यहाँ पर ये बात बोला गया है, पढ़िए। बोला गया है किसी भी दो साइड का, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जो जोड़ होता है वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। जैसे मानिए ये मेरा एक त्रिभुज है, अगर मैं ए को जोड़ता हूं और बी को जोड़ता हूं तो ए और बी का जो जोड़ होगा वो हमेशा सी से बड़ा होगा। ये पहला बात। जरूरी नहीं है सिर्फ ए और बी में हो, किसी भी दो साइड का, यानी ए को अगर मैं सी के साथ जोड़ूं तो ए को और सी के साथ जोड़ूंगा तो वो तीसरा साइड यानी बी से बड़ा होगा। या फिर बी और सी को मैं आपस में जोड़ूंगा तो वो हमेशा किससे बड़ा होगा? वो हमेशा ए से बड़ा होगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो यही बातें यहाँ पर बोली गई हैं कि एक त्रिभुज के किसी भी दो साइडों का जो आप जोड़ते हैं तो उसका जो जोड़ होता है वो हमेशा
तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर दूसरी बात बोली गई है, अगर जोड़ के बारे में एक बात कही गई है तो माइनस के बारे में भी एक बात कही जाएगी। और माइनस के बारे में क्या कहा गया है वो भी देखिए। तो माइनस के बारे में बोला गया है कि त्रिभुज के किसी भी दो साइडों के अंतर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा तीसरे साइड से। यानी अगर आप ए को और बी का जो अंतर है, मानो ये 10 है और ये 7 है, तो 10 और 7 का अंतर कितना है, 3 है, तो वो 3 हमेशा जो है वो सी से छोटा होगा। या यूं बोलिए कि वो जो सी होगा वो हमेशा उस 3 से बड़ा होगा। उसी तरीके से ए और सी के अंतर से बड़ा कौन होगा, तो बी होगा, और बी और सी के अंतर से बड़ा कौन होगा, तो ए होगा। ये 3 बातें, यानी अगर मोटा मोटी हम समझे तो हमने 2 बातें सीखी कि त्रिभुज के 2 साइडों का जो योग है वो हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से। सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और त्रिभुज के 2 साइडों का जो अंतर है वो हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, थर्ड साइड से। यानी डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। अब जब ये 2 नियम को हम मिला दें, कोई भी त्रिभुज बनाने के कितने नियम हो गए, 2 नियम हो गए। जैसे चाय बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, दूध, चाय पत्ती और चीनी। तो त्रिभुज बनाने के लिए ये 2 चीजों की आवश्यकता है। पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। और जब हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ पर तब हमारा त्रिभुज का नियम बन जाता है, जिसके बारे में एक हमें नोट दिया गया है। जैसे मानो कि मुझे एक त्रिभुज बनाना है और मैंने कहा लो भाई मेरा ये त्रिभुज है, समझना मेरी बात को, ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज आप बनाओ। मैंने कहा एक 16 सेंटीमीटर की लाइन है, आपने बना दी, एक 22 की है ये बना दी, और एक 40 की ये बना दी। और मैं आपसे तब पूछना चाहता हूँ कि ये 3 लाइनों के द्वारा क्या यहाँ पर, ठीक है, ये 3 लाइनों के द्वारा क्या यहाँ पर कोई त्रिभुज बनेगा? तो देखिए क्या बन सकता है, 16 है, 22 है और 40 है, तो क्या त्रिभुज बनेगा? तो आप बोलेंगे ठीक है सर देखते हैं। आपने यहाँ फोटो बनाया, उसके बगल में आपको एक नोट लिखा गया है। क्या लिखा गया है पढ़िए कि जब वन साइड इज लॉन्गर सम ऑफ अदर 2 साइड डोंट मीट। कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों साइडों का जो जोड़ है 22 और 16 कितना होता है, 38 होता है, और ये 38 तो 40 से छोटा है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के 2 साइडों का जो योग होगा वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, सम ऑफ एनी 2 साइड। लेकिन ये 2 साइडों को जोड़ने पर 40 से छोटा आ रहा है। तो छोटा आ रहा है तो त्रिभुज क्यों नहीं बनेगा? क्या होता है देखो यहाँ पर, जैसे मानो मैंने एक लंबी सी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, ठीक है, और एक लाइन को मैंने रखा कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और तीसरे को मैंने रख दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे ये त्रिभुज बनाएगा ही नहीं। ये वाला लाइन इतना बड़ा है और इन दोनों को छोटा रख दिया, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, इनका टिप कहीं पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इसीलिए हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने, साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे, मैथमेटिशियन, उन्होंने बोला कि देख बेटा अगर त्रिभुज बनाना है ना तो इसको इतना ही रखो, ठीक है, इसको कभी भी इन दोनों के सम से छोटा रखो। यानी 2 साइडों का जो जोड़ होगा वो हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं एगो फैला दिए अनंत का, बाकी दोनों को छोटा रख दिए, तो क्या सोचते हो ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये लाइन कभी भी इन दोनों के सम से छोटी होगी, या ऐसा कह सकते हो इन दोनों का सम इस लाइन से क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो बाकी दोनों लाइनों का जो जोड़ है, ये दोनों लाइनों का जोड़ हमेशा 10 से बड़ा होगा। यानी ये 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 4, 8 5, 8 6, कुछ भी हो सकता है, ठीक, आप ऐसा कह सकते हो। ये था प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारा, ठीक है। तो यही बातें इसकी नोट में डाली गई है। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला साइड बहुत बड़ा हो गया और ऊपर वाली साइडें छोटी पड़ गई हैं एक दूसरे को मिलाने में, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा बोला गया कि 40 का लाइन बनाए, 16 का लाइन बनाए, तो 16 बेचारा यहीं तक पहुंचा और 22 यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। इसको करीब लाके आप मिला नहीं सकते हैं। करीब लाएंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा झुकाइए ना, इसको झुकाएंगे तो यहाँ लेकर चले आओगे और ये यहाँ चला आएगा, तो ये कोण नहीं बनेगा, ऐसे त्रिभुज नहीं बनता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट वाला जो मैंने दूसरी बात कही गई थी कि दोनों साइडों का जो अंतर होगा वो बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी देख लो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है कि जब एक साइड को अगर आप बराबर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या था कि ये वाली जो साइड थी इन दोनों से बड़ी थी तो भी त्रिभुज नहीं बन रहा था। अगर ये वाली साइड इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाए, अगर ये वाली जो 40 है ये दोनों के जोड़ के बराबर हो जाए, यानी 18 और 22 नाम के 2 साइड थे और तीसरी साइड जो AC थी वो 40 थी, तब भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा त्रिभुज? क्योंकि भैया फिर वो तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे मेरी बात समझ रहे हो, जैसे मुझसे किसी स्टूडेंट ने
पूछा कि सर आप तब से एक बात कह रहे हो कि जो तीसरी साइड है उसको हमेशा छोटी होनी पड़ेगी, या फिर पहली दोनों साइडों का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना पड़ेगा, क्यों? तो सोचो, मैंने आपको बोला कि अगर अगर पहली दोनों साइडों का जोड़ तीसरी साइड से छोटा होगा, यानी 16 और 22 38 होगा और 38 40 से छोटा होता है, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा जहां पर ये वाला कोण इससे छोटा हो जाएगा और इनका मिलन नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर मैंने कहा देखो अब ये छोटा है तो कहानी ऐसे बन रही है। फिर उसके बाद अगर मान लो कि ये छोटा ना होकर अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि यहां पर ये तीसरी लाइन 40 है, ये 22 है, तो मैं इसको 16 के जगह पर मैं क्या कर देता हूं? 18 कर देता हूं। तो 18 और 22 कितना हो जाएगा? 40 के बराबर। अब 18 और 22 40 के बराबर होंगे तो ये 18 यहां से यहां तक इसको झुका दो तो यहां से यहां 18 हो जाएगा और यहां से यहां 22 हो जाएगा। तो ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई और ये तीसरी लाइन। जब वैसा केस बनेगा कि दो साइडों का जोड़ तीसरे के बराबर होगा तो उस केस में ये एक सीधी रेखा बन जाएगी और उस केस में त्रिभुज नहीं बनेगी। और वो बात यहाँ पर साफ तौर पर लिखी गई है कि भाई अगर एक साइड 18 है दूसरा 22 है और दोनों को हम जोड़ेंगे और वो तीसरी के बराबर आएगा तो वो कभी भी एक सीधी रेखा बनाएगी लेकिन एक त्रिभुज नहीं बनाएगी। वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। मतलब ये दो साइडों को छोटा भी नहीं हो सकते हैं और वो दो साइड तीसरे के बराबर भी नहीं हो सकते हैं, यानी उन दो साइडों को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा। किससे? तीसरे से। तो आप लोग अगर मुझसे पूछते कि सर आप ऐसा जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों बोल रहे हैं कि दो साइडों को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा तीसरे से? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये दो साइड इससे छोटी हो गई तो भी ऐसा वाला त्रिभुज बनेगा जो संभव नहीं। अगर ये दो साइड इसके बराबर हो गई तो एक सीधी लाइन बन जाएगी, यानी ऐसे में संभव नहीं है और ऐसे में संभव नहीं है। तो बस अकेला यही केस बचता है कि ये दो साइडों को बड़ा होना पड़ेगा। ये बात समझ गए? अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। ठीक है, तो उसके पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं हमारे सामने क्या बोला गया है। बोला गया है द लेंथ ऑफ 3 लाइन सेगमेंट आर गिवन ईच ऑफ द 4 केसेस। ये 3 लाइनें हमारी दी गई हैं और बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस नॉट सुटेबल फॉर द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें से कौन सा सही नहीं है त्रिभुज बनाने के लिए? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बोला गया है कि इसमें से किससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो हम लोग चेक करते हैं। दो साइडों का जो जोड़ है 3 और 2 5 हमेशा 4 से बड़ा होगा। तो 5 4 से बड़ा है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, मतलब इसे ट्रायंगल बन सकता है। 3 और 2 5 5 के बराबर है, ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। 4 और 2 6 5 से बड़ा है, मतलब बन सकता है। 3 और 4 7 5 से बड़ा है तो बन सकता है। मतलब हमारे ए सी और डी में तो ट्रायंगल बन जाएगा लेकिन बी में ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दो साइडों का जोड़ किसके बराबर है? दो साइडों का जोड़ तीसरे के बराबर है। मतलब यहाँ पर ट्रायंगल हमारा नहीं बनेगा और बाकी तीनों में ट्रायंगल हमारे बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है, बोला गया है नॉट सुटेबल, बोला गया है नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं है। अब आ जाइए हमारी दूसरी वाली एग्जांपल पे। दूसरे वाला एग्जांपल क्या बोला गया है? दो साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दो साइडें दी गई हैं 13 और 5 और बोला गया है तीसरे साइड के, थर्ड साइड के कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं ये भी हमसे पूछा गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखो, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से बहुत अच्छा सवाल बनता है ये, जहां पर आपको त्रिभुज के दो साइडें दे दी जाती हैं और तीसरे साइड के संभावित मान दिए जाते हैं। अब ये सवाल को मैं आपको समझाऊं तो जैसे मैंने आपको मान लो ऐसा बोल दिया कि मेरे मन में एक सपना आया और मैंने एक ऐसा त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये साइड जो है मेरी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड मेरी 4 सेंटीमीटर है। ये बताओ ये तीसरा वाला जो साइड होगा यानी ये जो x होगा, इस x के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं कि त्रिभुज बनेगा? सिंपल, हमने आपसे एक बात पूछा कि भाई ये x के स्थान पर क्या क्या संभावित मान होंगे कि त्रिभुज बनेगा। ऐसा है नहीं कुछ भी रखोगे तो बन जाएगा। तो बोलोगे सर ये पहली बात, ये जो x है ना, ये x जो है वो हमेशा बड़ा होगा। किससे? 5 + 4 से, यानी ये x हमेशा 9 से क्या होगा? बड़ा होगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, सॉरी मेरी बात समझिएगा। ये सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी ये जो x होगा ये किससे छोटा होगा? हमेशा 9 से छोटा होगा। यानी ये दो साइडों का जो जोड़ है, ये दो साइडों का जोड़ है हमेशा x से बड़ा होगा। ये पहली बात। और दूसरी बात जो है, ये जो साइड है इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी x किससे? 1 से बड़ा होगा।
ठीक है। x 1 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा, ये बातें बोली गई हैं। ठीक, मेरी बात को फिर से दोबारा से समझिए कि x के लिए क्या क्या संभावना है। तो x जो है इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी x को बड़ा होना है 5 और 4 के अंतर से, यानी 1 से बड़ा होना है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोला गया है x इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा, यानी x 9 से छोटा होगा। यानी हमें x का ऐसा मान लेना है जो 1 से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। तो बोलोगे सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। x के जगह पर आप 2 रख सकते हैं, x के जगह पर 3 रख सकते हैं। 1 से बड़ा मतलब 2 है, 1 से बड़ा 3 है, 1 से बड़ा 4 है, 1 से बड़ा 5 है। यानी हमें x का ऐसा मान लेना है जो 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 9 से छोटा होगा। मतलब 2 से लेकर 8 तक की सभी माने जो हैं यहाँ पर रह सकती हैं। 2 से लेकर 8 तक की सभी माने रह सकती हैं। और 2 से लेकर 8 तक कितने मान हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3 और 3 6 और 1 7, टोटल कितने मान पॉसिबल हैं? 7। और 7 मान के लिए आप कैसे कर सकते हो? आप सीधा ये भी निकाल सकते हो, 9 - 1 कितना आया? 8, और फिर उसमें से एक और घटा दो तो 7 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप और समझ पाओगे अच्छे से। इसका आंसर कितना है? तो 7 पॉसिबल है, 8 आंसर पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। 7 अलग अलग मान दिया जा सकता है, 7 अलग अलग मान दिया जा सकता है, 8 नहीं दिया जा सकता। रिंकू, अंजलि, दिवाकर, प्रिया, लक्ष्मी 8 8 8 उत्तर दे रहे हैं। 8 उत्तर नहीं है। 1 से बड़ा होना है तो 1 को कैसे काउंट करोगे? कर ही नहीं सकते। इसका आंसर 7 होगा कि इसके 7 अलग अलग मान संभव हैं। जैसे मानिए एक और ट्रायंगल हम बनाते हैं और ये हमने त्रिभुज बनाया, और त्रिभुज में हमने ये कहा कि इसका मान 10 है और इसका मान 3 है और ये मान x है। बताओ x के कितने कितने मान संभव हैं? तो आप बोलेंगे जो ये तीसरी वाली साइड है ये हमेशा बड़ी होगी, ये हमेशा बड़ी होगी इन दोनों के अंतर से, यानी 10 और 3 का अंतर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और ये छोटी होगी, ये छोटी होगी किससे? इन दोनों के जोड़ से, यानी 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो इन दोनों के जोड़ से छोटा। 7 से बड़ा और 13 से छोटा। 7 से बड़ा और 13 से छोटा कौन सा? 7 से बड़ा होता है 8, फिर होता है 9, फिर होता है 10, फिर 11 और फिर 12। और 13 से छोटा लेना है, मतलब कहाँ से लेंगे? 8 से लेकर 12 तक। 8 से लेकर 12 तक। और 8 से लेकर 12 तक कितने मान हैं? तो आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, यानी इस x के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो बोलोगे सर 5 पॉसिबल वैल्यूज। इसके 5 पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। और आपसे ये भी अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि वो ट्रायंगल 5 पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, तो बोलोगे एक बार 3, 8 और 10, यानी एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये 3 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये ट्रायंगल संभव है। दूसरा कैसा ट्रायंगल होगा? तो 3, 9 और 10, ये दूसरा वाला ट्रायंगल होगा, ये संभव है। तीसरा कौन सा ट्रायंगल होगा? तो 3, 10 और यहाँ पर 10, ये भी संभव है, हो सकता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। चौथा कौन सा ट्रायंगल संभव होगा? तो बोलोगे यहाँ पर 3, 11 और 10, ये चौथा संभव है। और पांचवा कौन सा संभव है? 3, 12 और 10, ये संभव है, जहां इससे और कोई वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं? 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं। पहली बात समझ में आया त्रिभुज बनाने के नियम। त्रिभुज बनाने का पहला नियम कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइडों का जो योग है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, और 2 साइडों का जो अंतर है वो हमेशा तीसरे से छोटा होता है। ये 2 नियम होते हैं हमारे। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कल के दिन अगर हमें पॉसिबल वैल्यूज बताने हो तो हम कैसे बताएंगे। तो आपको एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटाना है। और 13 और 7 का अंतर देखिए तो कितना आएगा? 6 आएगा। जो भी आएगा उसमें से एक माइनस कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा आप उसमें से क्या करिए? एक माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कल के दिन इस सवाल को अगर टफ बनाया जाए और आपको ये क्वेश्चन बोला जाए और ये आपको बोला जाए कि बताओ इसका मान 1180 है और इसका मान 900 है, ठीक है, और इसका मान x है, तो बताओ कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपल बोलोगे देख भाई x छोटा होगा इन दोनों के जोड़ से, 1100 और 900 2080, कितना आ गया? 2080। और x बड़ा होगा इन दोनों के किससे? अंतर से। 1180 में से 900 घटा दो तो बोलोगे 280। ये x के मान पॉसिबल हैं, यानी x का मान 280 से ज्यादा तो होगा लेकिन 2080 से कम होगा। तो देखो छोटी संख्याएं रहती हैं, 7 से लेकर 13
13 तक, तो उनको आप उंगलियों में काउंट कर सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर काउंट करके 5 बता सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ बड़ी संख्याएं आ जाए तो उंगली पे काउंट करोगे? नहीं करोगे। तो जैसे यहाँ 5 कब आया था? 13 में से 7 घटाया था, 6 आया था, और उसमें से एक और घटा दिया था तो 5 आया था। उसी तरीके से 2080 में से 280 घटा दो। 2080 में से जब आप 280 घटाओगे तो बोलोगे सर 1800 आ रहा है। ठीक है, 2080 में से 280 घटा दो 1800, और 1800 में से ही घटा दो तो कितना उत्तर आएगा? 1799। आंसर हमारा कितना होगा? 1799 इज द करेक्ट आंसर। 1799 मान है जो x के जगह पर रखे जा सकते हैं। ठीक है, 1799 मान है जो x के जगह पर रखे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ गए मेरी बात को? जैसे यहां पर कितने मान पॉसिबल थे? 10 और 3 13, 10 में से 3 गया 7, 7 से बड़ा 13 से छोटा, 13 में से आप कितना घटा दीजिए? 6 घटाकर एक और घटा दीजिए, यानी 5। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। अब इसका आंसर मुझे हर किसी से कमेंट बॉक्स में चाहिए कि एक मेरे पास ऐसा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का मेरा जो मान है वो मेरे पास मान लो ये 100 है, और ये मेरे पास मान लीजिए 500 है, और यहाँ x है। तो x के कितने पॉसिबल मान संभव है बता दीजिए। x के कितने मान संभव है बता दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि त्रिभुज हम कभी भी बना लेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। त्रिभुज बनाने के नियम होते हैं और यही नियम पर काम करते हैं, इसीलिए इसको नाम देते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, आप बोलेंगे सर जो x होगा वो क्या होगा? इन दोनों के जोड़ से छोटा होगा, 500 और 100 से छोटा होगा, और x जो होगा इन दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी 400 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जो हमारा x का पॉसिबल वैल्यूज आएगा वो कितना आएगा? 600 में से 400 गया 200, और फिर 200 में से 1 घटा दो, यानी 199। x के जगह पर 199 अलग अलग संख्याएं रखी जा सकती हैं। ये मत समझ लेना कि x का मान 199 आया है। x का मान 199 नहीं आया है, x के जगह पर 199 अलग अलग रखे जा सकते हैं पॉसिबल। जैसे मानो मुझे एक टी शर्ट बनानी है, उस टी शर्ट में यहाँ पर 500 अलग रंग है, यहाँ पर 100 अलग रंग है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तीसरे के स्थान पे कितने तरह के रंग रखे जा सकते हैं? तो आप बोलोगे 199 तरह के रंग रखे जा सकते हैं। 199 तरह के रंग। अब 199 तरह के रंग क्या होंगे? तो ऐसा वैल्यू होगा जो 400 से बड़ा होगा और 600 से छोटा होगा। यानी गिनती शुरू होगी 401 से और जाएगी कहां पर? 599 पे। और 401 से 599 कितनी संख्याएं होती हैं? तो 199 संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पर बोला गया है कि दो साइड ट्रायंगल का 13 है और 5 है, तो बताओ तीसरे वाले साइड का कितना वैल्यू पॉसिबल है? तीसरे वाले साइड का कितना वैल्यू पॉसिबल है? पहली वाली साइड कितनी है? तो 13 है, दूसरी वाली 5 है। x के स्थान पर कितने मान संभव है बता दीजिए। x के जगह पर कितने मान संभव हैं बता दीजिए। ठीक है, x के मान यहां पर कितने हैं बता दीजिए। तो आप बोलेंगे x के जगह पर कितने मान संभव हैं, तो बोलोगे x एक ऐसी संख्या है जो 13 और 5 यानी 18 से क्या होगी? छोटी होगी। और यहाँ पर 13 और 5 का अंतर यानी 8 से बड़ी। जो संख्या 8 से बड़ी है और 18 से छोटी है, मतलब ये 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, करते करते ये 18 तक जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा x के जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, तो ये सभी मानों को रख सकते हैं। और x के कितने मान पॉसिबल हैं, तो 18 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 10, और फिर उसमें से एक और कम कर दो तो आंसर कितना होगा? 9। यानी x के जगह पर 9 अलग अलग मान संभव हैं। 9 अलग अलग मान संभव हैं। 18 में से 8 गया 10, और फिर उसमें से एक कम करो तो कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया बात? चलिए अगला पॉइंट देखिए। आपका सीजीएल 6 मार्च 2020 में पूछा गया सवाल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आपको मैं अपडेटेड क्वेश्चन पर करवाऊंगा प्रैक्टिस, तो मतलब अपडेटेड क्वेश्चन ही होंगे, इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं, पुराने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं। तो एकदम नया सवाल है, उस पर देखिए सवाल पूछा गया है कि कितने ट्रायंगल हैं जो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 4 रेखाखंड हमारे पास, अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रेखाखंड दिया गया है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया है 4 रेखाखंड हैं, और 4 रेखाखंडों में से किन्हीं 3 को लेकर त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, और ऐसी कितनी त्रिभुजें बनाई जा सकती हैं आपको बताना है। अभी सिंह कहते हैं सर मेंस का क्वेश्चन 5 सेकंड में हो गया, अब तो सीजीएल इजी लगने लगा है। बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग एनी थ्री साइड फ्रॉम द 4 लाइन। कोई भी 3 साइड को लेकर आपको ट्रायंगल बनाना है और आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं।
देखो अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन जानते हो क्या होता है? जहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगता, जहां पर कोई लॉजिक नहीं लगता, जहां पर कोई ट्रिक नहीं लगता, लगते हैं तो यहाँ पर बस कंसेप्ट लगते हैं। ठीक है, और ऐसे सवाल YouTube पर बहुत लोग बचकर कराते हैं, या यूं बोलो तो नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल समझाने के लिए उनको दिमाग चाहिए और समझने के लिए बच्चे को दिमाग चाहिए। अगर ऐसे सवाल अगर कोई YouTube पर पढ़ाने चला गया तो सबसे पहला बच्चा भी नहीं देखता है और पढ़ाने वाला टीचर भी नहीं पढ़ाता है। क्यों? व्यूज कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए एक एक बातें समझानी पड़ती हैं और जो हर किसी के संभव की बात नहीं है, इसलिए ये सवाल कभी YouTube पर कराए नहीं जाते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब बस आपको ध्यान रखना है, तसल्ली से सीखना है। सीजल का आया क्वेश्चन है, कोई भी 3 साइड लेकर बनाना है, 2 3 5 6। क्या लेकर बनाना है? हमारे पास 4 साइड है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। आपको मतलब यूं समझ लीजिए, बोला गया है, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं और चैलेंज में मैं आपको क्या बोल रहा हूं? बोल रहा हूं देखो भाई, तेरे पास ये 4 साइड है, किसी भी 3 साइड को लेके तू ट्रायंगल बना ले, किसी भी 3 साइड को लेके ट्रायंगल बना ले और गिनती करके बताइयो कि कितने ट्रायंगल तू बना पाएगा। आपने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपने कहा सबसे पहले यही तीनों साइडों को लेते हैं, 2 3 और 5। क्या 2 3 और 5 को लेकर त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो आप बोलेंगे सर 2 साइडों का जो जोड़ है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो आपने 3 ऐसे मान ले लिए हैं कि 2 और 3 को जोड़ने पर 5 से बराबर आ रहा है, मतलब ऐसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो 2 3 और 5 नहीं हुआ, फिर किसको लोगे? 2 को लो, 3 को लो और 6 को लो। तो बोलोगे ठीक है सर 2 3 और 6 को लेते हैं। तो क्या 2 3 और 6 को लेकर बना सकते हो? 2 साइडों का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं बनेगा। 2 3 5 भी ले लिया, 2 3 6 भी ले लिया। अब 2 3 को मत लो, अब लो 2 5 और 6। ठीक है, 2 को लो, 5 को लो और किसको लो? 6 को लो। अब क्या 2 और 5 से बन सकता है ट्रायंगल? तो बोलोगे हाँ, 2 और 5 जो है वो 7 है, 7 6 से बड़ा है, और 2 और 5 का अंतर 3 है, 3 6 से छोटा है, मतलब ये ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, अब 2 5 और 6 को लिया था। ठीक है, 2 5 और 6 को लिया था और 2 5 और 3 को यहां ले चुके हैं, बात खत्म। 2 के साथ कितने तरीके से लिया जा सकता था? 2 3 5 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 5 6 हो गया। अब 2 को मार दो गोली, अब 2 को नहीं लेना है। एक सीरीज में बढ़ोगे तो पता होगा कि कैसे ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। अब 2 को छोड़ दो, अब 3 5 और 6 को देखो। तो बोलोगे सर 3 5 और 6। अब 3 5 और 6 को देखो तो 5 और 3 8, 8 6 से बड़ा होता है कि नहीं होता है? बोलोगे हाँ सर होता है। और 5 और 3 का अंतर 2, 2 क्या 6 से छोटा है? तो हाँ है, मतलब ये त्रिभुज बन सकता है। अब 3 के साथ किसका किसका मान लिया जा सकता है? तो 3 5 और 6 लिया जा सकता है। ठीक है, 3 5 और 2, 3 5 और 2 बना था? नहीं बना था। और 3 के साथ मान किसी का लिया जा सकता है? 3 6 और 2 लिया जा सकता है। 3 6 और 2, 3 6 और 2 लिया गया था? नहीं बना था। 3 6 और 5 हो गया, काम खत्म। अब 3 को भी गोली मारो। अब आ जाओ 5 पे, तो 5 6 और 2, 5 6 और 2 देखना, 5 6 और 2 बन सकता है, ले लिया था। 5 6 और 3, 5 6 और 3 बन सकता है, ले लिया था। ठीक है, 5 3 2, 5 3 2 हो गया था। 5 3 6, 5 3 6 हो गया था वो भी। अब आ जाओ 6 पर, तो आपका हो सकता है 6 5 3, 6 5 3 ये हो गया। ठीक है, 6 5 2, 6 5 2 ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 6 3 2, 6 3 2 कहीं पर दिख रहा है? 6 3 2 ये भी हो गया। ठीक है, और हमारा हो गया 6 3 2 के बाद 6 2 5 देखना, 6 2 5 वो भी हो चुका है। तो यहां से 2 संभव ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने संभव हैं बताओ? ठीक है, कितने तरह के ट्रायंगल संभव हैं? बहुत बच्चे उत्तर दे रहे हैं 5 तरह के। कहाँ संभव है भाई मेरे? 2 3 5 और 6, 2 3 5 और 6 से यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ 2 ही ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 5 6 और 3 5 6, 2 5 6 और 3 5 6, मतलब 2 ही तरह के ट्रायंगल संभव हैं। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं कि क्या पेपर में बैठ के इतना करना है, 2 5 6 3 5 6 लेना है? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। वहां पर भी आप एक छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं। और आप ट्रिक क्या लगा सकते हैं, आप बस मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप इसमें सबसे बड़ी साइड को देखिए। आप देखिए 2 3 5 और 6 में आप देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 6 है। मतलब अगर सबसे बड़ा 6 है ना मेरे भाई, तो आपको एक
ऐसी दो साइडें लेनी पड़ेगी जिनका जोड़ कम से कम 6 से तो ज्यादा होगा, जिनका सम 6 से ज्यादा होगा। मेरी बात को समझना, अगर सबसे बड़ा साइड 6 है तो हमें दो ऐसी भुजाएं लेनी पड़ेंगी, जैसे एक त्रिभुज है और इसकी भुजा 6 है, या ऐसे समझ लो इसकी भुजा 6 है, तो ये दो साइडें ऐसी लेनी पड़ेंगी जिनको जोड़ने पर 6 से ज्यादा आ जाए। तो क्या 2 और 3 को जोड़ने पर 6 से ज्यादा आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या 3 और 5 को जोड़ने पर आ रहा है? तो बिल्कुल। तो 3, 5 और 6 जो है वो संभव हो सकता है। आपने कहा क्या 2 और 5 को जोड़ने पर 6 से ज्यादा आ रहा है? तो हाँ, 2 और 5 को जोड़ने पर 6 से ज्यादा आ रहा है, तो ये संभव है। ठीक, ये हमारी दो बातें हो गई। और फिर उसके बाद हमें ऐसी साइड लेनी पड़ेगी, देखो हमें दो ऐसी साइडें भी लेनी पड़ेंगी, हमें दो ऐसी साइडें भी लेनी पड़ेंगी यहां पर जिनका अंतर, ये दोनों का अंतर 2 से छोटा हो, 2 से छोटा हो। मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जिनका अंतर 2 से छोटा हो, ऐसी साइड 6 से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो 2 से छोटा होने वाले अंतर का क्या हो सकता है? जैसे मानो यहां पर 5 और 3 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि उनका अंतर 2 से छोटा नहीं है। 6 और 5 लिया जा सकता है, तो 2, 5 और 6, और 2, 5 और 6 हमने काउंट कर ही लिया है। इसीलिए सिर्फ हमारे कितने ट्रायंगल बनेंगे? सिर्फ हमारे 2 ट्रायंगल बनेंगे, बस बात खत्म। ठीक है। अब देखो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 3, 5, 6 है, तो 3, 5, 6 को आप 5, 6, 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको 6, 3, 5 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड को एक ही बार इस्तेमाल किया तो इसको एक ही काउंट करेंगे, अलग अलग 3 नहीं काउंट करेंगे। ये हो गया इस सवाल का मेन फंडामेंटल। आपको क्या करना है, हमेशा एक ऐसी दो साइडें लेनी होगी, जैसे मानो कल के दिन 5 साइडें दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5 साइडें दे, वो 6 साइडें दे, वो 7 साइडें दे, बस हमें दो ऐसी साइडें लेनी पड़ेंगी जो 6 से क्या होगा? बड़ा होगा। 6 से बड़ा बनाने के लिए कौन कौन सी दो साइडें चाहिए? तो 6 से बड़ा बनाने के लिए 2 के साथ तो बिल्कुल नहीं, 2 के साथ 3 नहीं, 2 के साथ 5, तो 2 के साथ 5 बन जा रहा है। 3 के साथ 2 नहीं, 3 के साथ 5, 3 के साथ बन जा रहा है, मतलब ये दो साइडें संभव हैं। इसीलिए जो है यही दोनों ट्रायंगल होंगे। ठीक है, एक तो मैंने आपको पूरा कॉम्बिनेशन बता दिया, अब बोलोगे तो मैं आपको परम्यूटेशन कम्यूटेशन भी बता दूंगा, बट कोई फायदा नहीं है। तो ट्रिक बस हमारा यही था यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखिए, सेम तरीके से एक ट्रायंगल है और दो साइडों का मान 5 और 8 है, तो तीसरी साइड की संभावनाएं क्या हो सकती है? तीसरी साइड का मान क्या हो सकता है? ये आपसे पूछा गया एक छोटा सा सवाल कि मेरे भाई ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये मान दिया गया है 5 और ये मान दिया गया है 8, तीसरे वाले के जगह पर क्या रख सकते हो? तो तीसरे वाले के जगह पर हम मान लो यहाँ x है, तो x एक ऐसा मान होगा जो 8 और 5 13 से क्या होगा? छोटा होगा, और 8 और 5 के अंतर यानी 3 से क्या होगा? बड़ा होगा। जो 3 और 13 के बीच में होगा, 14 3 और 13 के बीच में है? नहीं है। 2 जो है वो 3 और 13 के बीच में है? नहीं है। ठीक है, 4 क्या 3 और 13 के बीच में है? तो हाँ जी 4 है। 3 और क्या 3 और 13 के बीच में है? नहीं है। मतलब यहाँ पर इसका उत्तर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, समझ में आई बात? सवाल में बोला गया है कि 3 साइडें दी गई हैं, एक 8 है, एक 5 है और तीसरा x है, तो x के जगह पर क्या हो सकता है? ठीक है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर टी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर 14 कौन आंसर दे रहा है बाबू? 13 से कम लेना है। 14 कहां से ले लोगे बताना है? बेबदार दाश कह रहे हैं 14 होगा, कैसे 14 ले लोगे बताओ? अब प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखना जरा एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलता है? बढ़िया क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है ये, आखिर प्रॉपर्टी है शायद। देख लीजिए प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोला गया है। पेरीमीटर की परिभाषा दी गई है, और पेरीमीटर की परिभाषा के बारे में क्या बोला गया? एकदम बेसिक, मैंने कहा ना एकदम बेसिक से उठा के मेंस लेवल पर तक लेकर जाएंगे। हर प्रॉपर्टी बेसिक से स्टार्ट होगी और मेंस लेवल तक जाएगी। इसमें बोला गया है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड अ पेरीमीटर। तीनों भुजाओं के जोड़ को क्या कहते हैं? तीनों भुजाओं के जोड़ को हम बोलते हैं यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़िए, वो हमारा किसके बराबर? पेरीमीटर के बराबर। जैसे आपको पेरीमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो पेरीमीटर के ऊपर का सवाल देख लीजिए। बोला गया है कि एक त्रिभुज है और उनके साइडों का जो अनुपात है, उनके साइडों का जो अनुपात है वो कितना है? 1/4, 1/6, 1/8।
ठीक है। बोला गया उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 91 है। तो बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या होगा। ये इस बार के CHSL 2020 का क्वेश्चन है, इस बार के CHSL 2020 में पूछा गया है। तो पेरीमीटर शब्द अगर किसी को पता होगा तब तो पेरीमीटर का क्वेश्चन बनाएगा। तो पेरीमीटर के लिए कैसे करेंगे, अगर मानो कल के दिन जैसे अनुपात दिया गया होता है 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, तो ऐसे सवालों को ये अनुपात को कैसे हल करते हैं। आपने रेशियो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप सिंपल समझिए यहाँ पर, ठीक है। आप सिंपल समझिए कि आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या के साथ गुना करना होता है जो 4, 6 और 8 तीनों से कट जाए। तीनों से कटने का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी संख्या हो गई जो तीनों का क्या हो, एलसीएम हो। ठीक है। जब भी आपका रेशियो मेरे भाई ऐसा दे 1/2, 1/3, 1/4, तो आपको इनको क्या करना होगा, ये अगर इस लोग जैसे मान लो मैंने कहा एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज के 3 साइड हैं, साइड ए, साइड बी और साइड सी, और ये तीनों साइडें जो हैं वो इस अनुपात में हैं, तो वो त्रिभुज के साइडों का अनुपात क्या होगा। तो कभी भी ये करेक्ट अनुपात नहीं होता है। अनुपात यानी रेशियो का मतलब ऐसा होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर संख्या हो, नीचे कोई संख्या ना बचे। तो आपको इसमें क्या करना होता है, एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो 2, 3 और 4 से कट जाए, यानी आपको मान लीजिए 12 लेना होगा। तो 12 अगर मान लो 12 में इससे गुना लगाओगे तो 12 को 1/2 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलोगे सर 6 आएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। 12 को 1/3 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 4, और 12 को 1/4 के साथ गुना करोगे तो आ जाएगा 3, यानी ये करेक्ट रेशियो नहीं है, करेक्ट रेशियो ये है। तो कभी भी अगर रेशियो बट्टे में होता है तो उसको हम करेक्ट में कैसे लेकर आते हैं, तो उनको हम एक पर्टिकुलर संख्या के साथ गुना करते हैं और एक ऐसी संख्या के साथ गुना करेंगे जो क्या होगा, तीनों का एलसीएम होगा। 4, 6 और 8, अगर इन तीनों का एलसीएम देखें तो 24, 24 को 1/4 के साथ गुना करो तो 6 आएगा, 24 को 1/6 के साथ गुना करो 4 आएगा, 24 को 1/8 के साथ गुना करो 3 आएगा। यानी जो भी मेरी त्रिभुज थी उनके साइडों का अनुपात 6:4:3 था। ठीक है। तो उनका जो पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर कितना होगा, तो 6, 4, 10, 3, 13, उनका पेरीमीटर जो आएगा मेरे भाई, पेरीमीटर हमारा 13 यूनिट होगा। उनका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, तो परिमाप हमारा 13 यूनिट होगा। और सवाल में पेरीमीटर का मान कितना दिया गया है, 91, यानी ये जो 91 सेंटीमीटर है वो कितने का मान है, 13 का मान है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली साइड का क्या पूछा है, डिफरेंस। सबसे बड़ा वाला 6 है और सबसे छोटा वाला 3 है, तो 6 और 3 का अंतर कितना हो गया, तो 3 हो गया। 13 से काटेंगे 7 बार में, 7 × 3 कितना होगा, 21 हमारा करेक्ट आंसर है। पेरीमीटर का सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 साइडों का अनुपात दिया था, उसको हमने एक अनुपात में बदला, उसको हमने अनुपात में बदला किससे गुना करके, 24 से गुना करके। 6 का 4 गुना, 4 का 6 गुना, 6 का 4 गुना, 8 का 3 गुना, सब 24 24 24 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये हमारे साइड्स के रेशियो थे। ठीक है। सवाल में हमसे बोला गया था कि अगर इनका पेरीमीटर यानी 91 अगर 13 का मान है, तो हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वाली का अंतर यानी 6 और 3 का अंतर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला सवाल। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सेम प्रॉपर्टी पर है, पेरीमीटर पर एक एग्जाम्पल है। सेकंड देखिए, बोला गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है। बीसी की जो लंबाई है वो लेस है देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ, देखिए पहले ये सवाल देख लीजिए कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल 5 जुलाई 2019। कभी कभी सीएचएसएल और एमटीएस के सवाल सीजीएल के सवालों से भी भारी हो जाते हैं। तो सवाल में आपको क्या बोला गया है, बोला गया है त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के दोगुनी से 3 सेंटीमीटर कम है। एसी की लंबाई एबी से 9 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का परिमाप 34 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। ये बात बोला गया है। ठीक है। मजा आ रहा है सर मैथ्स में, जब आप पढ़ाते हो तो लगता है कि मैथ से प्यार हो गया। धन्यवाद ललन कुमार। चलिए अब सवाल को देखिए, त्रिभुज के बारे में क्या बातें बोली गई हैं। तो यहाँ त्रिभुज को बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपल बोला गया है, देखो भैया ये एक त्रिभुज है हमारा। ठीक है। और ये त्रिभुज का मान कितना है, तो ए बी सी मान है। ए के सामने वाली साइड को ए लेते हैं, बी के सामने वाले को बी लेते हैं, सी के सामने वाले को सी लेते हैं, आपको हम बताए थे। बोला गया था कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, जो बीसी की जो लंबाई है, आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर एबीसी नहीं लेना चाहते तो मत लो। बोला गया है जो बीसी की लंबाई है, यानी जो बीसी की लंबाई है वो क्या है, तो बोला गया है बीसी की लंबाई जो है, जो बीसी की लंबाई है उसके बारे में कुछ खास बातें बोली गई हैं। देखिए सवाल में बोला गया है बीसी इज लेस देन
ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी जो है, ठीक है, ए बी के लेंथ से 2 गुने से 3 कम है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाई, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आप ऐसा कह सकते हो कि त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के 2 गुनी से 3 कम है, यानी जो बीसी की लंबाई है वो क्या है, तो एबी के लंबाई से 2 गुनी से कितना कम है, तो 3 कम है। ये बातें बोली गई हैं, ये बातें ध्यान रखिए। सबसे पहला बात बोला गया कि बीसी की लंबाई एबी के लंबाई के 2 गुनी से 3 कम है तो माइनस लगाएंगे, ज्यादा होगा तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा लाइन बोला गया है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ लीजिए, एसी की लंबाई, यानी एसी की लंबाई के बारे में बात बोली गई है, एबी से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी एबी से कितना है, तो एबी से हमारा 9 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 34 सेंटीमीटर। त्रिभुज का जो परिमाप 34 बोला गया है, तो परिमाप का मतलब क्या हो गया, तीनों साइडों का जोड़, यानी ए बी जमा बी सी और जमा कितना हो गया, ए सी। कितना मान आ गया हमारा, 34 आ गया, तो हम 34 लिखेंगे यहाँ पे। तो हमसे बोला गया है सबसे छोटी वाली भुजा का मान कितना होगा। एकदम सिंपल सवाल है। देखो, आपको एक बात बता देते हैं, ऐसे सवाल आपके पेपर में दिए जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए काफी होंगे। ठीक है, आपको बस एक काम करना है। जब आप लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे तब भी आपने एक बात नोटिस की थी कि हमारा जो है, कल के क्लास में आपने देखा था कि a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, फिर a माइनस सी का वैल्यू दिया गया था, और फिर आपको ट्रायंगल का सम दिया गया था, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपको सब का मान पूछा गया था। तब भी मैंने आप लोगों को एक ही बात बताया था, ठीक है, कि आप a को भी b के तुलना में बताओ, ठीक है, और c को भी b के, यहाँ b माइनस सी दिया गया था, c को भी b के तुलना में बताओ, और b तो अपने तुलना में है ही। मतलब हमें क्या करना होता है, तीनों भुजाओं को किसी न किसी के समान बताना होता है। जैसे मैंने बोला भी था, एग्जाम्पल दिया था कि किसी के पास पैसा डॉलर में है, किसी के पास पैसा रुपए में है, और किसी के पास पैसा नेपाली करेंसी में है, तो कैसे किसके पास ज्यादा होगा वो बताने के लिए हम ये बोलेंगे, सबको हम डॉलर में लेकर आएंगे या रुपए में या किसी में, मतलब सबको किसी एक में ना कन्वर्ट करेंगे। ए को भी बी के तुलना में बताया, बी के तुलना में है, और सी को भी बी के तुलना में बताया था। आज के सवाल में भी सेम है। अगर आप देखेंगे तो आपको जो ये बीसी है ना, देखो ये बीसी अपने स्थान पे रहेगा। यहां पर देखोगे तो यहाँ ए बी शब्द का इस्तेमाल है, इसमें भी ए बी शब्द का इस्तेमाल है, मतलब बीसी को ए बी के तुलना में लिखा जा सकता है, एसी को ए बी के तुलना में लिखा जा सकता है। बस आपको ये बातें समझनी है। ठीक है, किसके तुलना में लिखा जाएगा, तो ए बी इसके पास भी है, ए बी इसके पास भी है, मतलब बीसी भी एबी के तुलना में और एसी भी एबी के तुलना में। तो आप मुझे बताओ, एबी है तो एबी को क्या लिखो, एबी को ए बी लिखो। ठीक, फिर बीसी आ गया तो बीसी के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 2ab माइनस 3, तो लिख दो 2ab माइनस कितना 3। और फिर एसी आ गया, एसी के स्थान पर कितना, तो ab प्लस 9, तो यहाँ लिख दो ab प्लस 9। इसका मान कितना आ जाएगा आपका, 34 आ जाएगा। आ जाएगा, 2ab है, 1ab 3ab और 1ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 उधर जाकर घटेगा तो आप बोलोगे सर ये 28 हो जाएगा। ए बी का मान कितना आ जाएगा जनाब, ए बी का मान आपका 7 आ जाएगा। अब ए बी का मान 7 आ गया तो और किसकी किसके क्या माने होंगी, तो बी सी का मान कितना होगा, तो देखो ए बी का मान 7, तो 14 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, तो 14 में से 3 गया तो 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर AC का मान देखो तो AC का मान कितना होगा, तो AC का मान 7 जमा 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सवाल में बोला गया है सबसे छोटी साइड, स्मॉलेस्ट साइड, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी कौन है, AB है, उसका मान कितना है, 7 है, तो आंसर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 7, 11, 16। समझ में आ गया मेरी बात को या नहीं आया? तो सवाल क्लियर है। पहले बोला गया था BC का जो मान होगा AB के 2 गुने से 3 कम, AC का जो मान होगा AB से 9 ज्यादा। तो यहाँ पर फिर हम जानते हैं जैसा कि तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दिया गया है सवाल में, ये पॉइंट हमें गिवन है, ये बातें हमें बोली गई हैं कि भैया ये जो स्टेटमेंट है ये गिवन है। अब AB के जगह पर जो है AB आएगा, BC के जगह पे आप AB के तुलना में लिख सकते हो, AC के जगह पे आप AB के तुलना में लिख सकते हो, AB आ जाएगा तो BC भी आ जाएगा और AC भी आ जाएगा। चलिए, क्लियर है सभी को? बहुत शानदार। अब आ गया हमारा आखिरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने के मौके मिलेंगे मतलब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डील करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाने में बहुत मजा आएगा। एक और बात ध्यान रखना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कोई भी प्रॉपर्टी पर हो सकते हैं, उसमें कोई सीरियली फिक्स नहीं होगा कि ये वाला इस प्रॉपर्टी पर, ये वाला इस प्रॉपर्टी पर। मतलब यूं समझ लीजिए कि हमने आपको चाय बताने के पहले बता दिए कि क्या क्या सामान की आवश्यकता है। चाय बनाने के लिए दूध, चाय बनाने के
के लिए चीनी, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती। अब वो आप चाय बनाने के लिए बहुत लोग जो हैं दूध के साथ पहले चाय पत्ती और चीनी साथ में डाल देते हैं, बहुत लोग बाद में डालते हैं, तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये नहीं होगा कि ये प्रॉपर्टी 1 पर है, ये प्रॉपर्टी 2 पर है। तो इसके लिए एक ही काम करना है कि शीट में प्रॉपर्टी 1 से लेकर प्रॉपर्टी 10 तक जितनी है सभी चीजों को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ताकि आप क्या कर पाएंगे, आप हर तरह के सवाल को एक्सरसाइज के बना पाएंगे। नहीं तो फिर बोलेंगे सर ये वाला प्रॉपर्टी तो ध्यान ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? फिर ध्यान नहीं है तो जान लीजिए लोल बन के बैठे रहेंगे और बाकी दुनिया आपसे आगे बढ़ जाएगी। तो आप पढ़ लीजिए सवाल को। प्रॉपर्टी नंबर 10 को देखिए क्या बोला गया है। चलो, प्रॉपर्टी 10 में बोला गया है एरिया शब्द के बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी परिमाप के बारे में पढ़ा कि एक ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है, तो तीनों साइडों का जोड़ होता है। अब एरिया के बारे में पढ़ लीजिए। तो एरिया के बारे में बड़ा बेहतरीन बात बोला गया है। द एरिया यानी क्षेत्रफल, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज द एरिया इंक्लोज्ड बाय द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट इज डिनोटेड बाय AR या त्रिभुज बनाकर। मतलब ये 3 भुजा है AB, दूसरी भुजा BC और तीसरी भुजा AC। इसके अंदर जो है यहाँ पर जो भी क्षेत्र आ जाए उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। अगर मैं आप लोगों से मान लूँ पेरीमीटर और एरिया में पूछूं फर्क क्या है, तो आप सिंपल सा बात बोलेंगे। देखो यहाँ पर ये आपका घर है, प्यारा सा घर है, ठीक है, आपका भी हो सकता है और आपके मैडम का भी हो सकता है, किसी का हो सकता है, ठीक। तो मान लीजिए आप जो है यहाँ पर एक तार लेकर घूम रहे हैं और इसकी बाउंड्री पर जो है, ठीक है, इसकी बाउंड्री पर ऐसे लाइटिंग कर रहे हैं, ऐसी बाउंड्री पर मान लो, ठीक है, लाइटिंग कर रहे हैं, तार बिछा रहे हैं, आप दीवार गेड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी मीटर लंबाई होगी तार की, जितनी मीटर लंबाई होगी तार की, वो हो जाएगा उसका पेरीमीटर, यानी वो उसका पेरीमाप हो जाएगा। पेरीमीटर का मतलब यूं समझ लो कि बाउंड्री करने के लिए जितना हमें वायर या जितने सामान की आवश्यकता होती है वो उसका पेरीमीटर होता है। और एरिया का मतलब क्या होता है, तो एरिया का मतलब वो होता है कि जैसे ये घर है और इस घर के अंदर हम कितने एरिया के अंदर हम खेती कर सकते हैं, कितने एरिया हेक्टर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जमीन को हम यूटिलाइज कर सकते हैं खेती के लिए, वो एरिया होता है। यानी अंदर वाली चीजों का इस्तेमाल करोगे तो एरिया होगा और सिर्फ बाउंड्री का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, पेरीमीटर। जैसे मानो ये एक सर्कल है, वृत्त है, और इस वृत्त में अगर आप एक तार लेकर इसको ऐसे करते हो और बाउंड्री करते हो तो वो उसका पेरीमीटर होगा। लेकिन कल के दिन इस वृत्त को रंगने के लिए, पेंट करने के लिए कितना एरिया का आपको पेंट चाहिए, तो वो बताएगा ये बीच वाला। ये ब्लू कलर वाला क्या हो गया, एरिया, और रेड कलर वाला क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर एरिया में माइनर सा फर्क है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री और एरिया का मतलब होता है जो अंदर की, ठीक है, क्षेत्रफल, जो चीजें जो रिक्वायर्ड हो गई जिस पर हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉलीगन हो गया दुनिया का, कोई भी पॉलीगन, एक ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो पेरीमीटर का मतलब होता है ये सभी साइडों का जोड़, ये सभी साइडों का जोड़। और एरिया का निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब किसी भी त्रिभुज के एरिया आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास टोटल कितने तरीके होते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है किसी भी त्रिभुज के निकालने के कितने तरीके हो गए एरिया के। हर एग्जाम्पल के ऊपर एक एक क्वेश्चन है। आप कम से कम 4 तरीकों से एरिया निकालते हैं, कम से कम किसी भी त्रिभुज का 4 तरीका होता है, ठीक है। 4 तरीके, जी हाँ बिल्कुल। हेरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करते हैं, और वो सभी तरीकों को एक साथ आपके शीट में दे दिया गया है ताकि क्या हो जाए, आपको काफी फायदा हो जाए, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखते चलिए, एरिया की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर एरिया हो गया। अब एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर ये हाइट वर्ड के बारे में क्या है, जैसे मानो मैंने कल के दिन एक ऐसा ट्रायंगल बनाया। अब ये ट्रायंगल बनाया ABC और मैंने कहा कि मुझे इसका आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप बोलेंगे सर पहला तरीका क्षेत्रफल निकालने का है, वो क्या है कि हम इसका हाइट बनाओ। हाइट का मतलब क्या हो गया, ये जो भी बेस लोगे ना, इस वाले बेस पर जो ये हाइट यानी जो 90 डिग्री बना रहा होगा उसको हाइट बोलेंगे। अगर इसकी लंबाई 10 है और इसकी लंबाई 5 है तो इस ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो कितनी होगी, तो बोलोगे हाफ इंटू 10 इंटू 5। हाफ इंटू 10 इंटू 5, 2 से काटो 5 बार में, तो एरिया कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमने जो है ये 10 इसका लिया है और
हाइट यहाँ पर ये 5 लिया है। हाइट का मतलब यहाँ पर वो हाइट लेंगे जो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ नोट बोला गया है, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी वी टेक एनी ऑफ द साइड एज अ बेस एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस इज कॉल्ड हाइट। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने 3 त्रिभुज बनाए हैं और तीनों त्रिभुज में देखिएगा फर्क क्या है। मैं चाहता हूं आप हर छोटी छोटी बातों को समझे, जरूरी नहीं है चीजों को रटना, उनको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने पहला त्रिभुज बनाया और इसकी लंबाई मैंने आपको दे दी 10 सेंटीमीटर और ये जो है ये आपको है 5 सेंटीमीटर, ये वाली जो है ये हाइट है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी। आपसे मैंने पूछा यहाँ एरिया बताओ, तो एरिया कितना होगा, पहला बात। फिर दूसरा ट्रायंगल में मैंने आपको क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया ये साइड है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो है मान लो हमारा 5 है, या यहाँ पर ये परपेंडिकुलर की दूरी जो है मान लो यहाँ पर 5 है। यहाँ पर हमने पूछा बताओ एरिया कितना होगा, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको दिया यहाँ पर ये कितना हो गया 10, ठीक, और ये सीधी रेखा हो गई यहाँ पर मान लो 4, और तब हमने आपसे पूछा कि बताओ एरिया कितना होगा। 3 फोटो हैं और तीनों आपके सामने हैं, 3 फोटो है और तीनों आपके सामने हैं। पहली बात एरिया किससे निकलेगा और दूसरी बात एरिया निकलेगा तो कितना निकलेगा, ये दोनों बातें समझना है। देखो एरिया निकालने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस और इंटू क्या होता है हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया निकालने का क्या है जनाब, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है। बेस क्या हो गया, एक आधार, और हाइट क्या हो गया, जिस आधार पर कोई लंब को डाला गया हो, ठीक है। आप मुझे बताओ पहले वाले फोटो में जरा गौर से देखो तो हाफ की वैल्यू तो ठीक है हाफ लिख लोगे, बेस के जगह पे कितना है तो बेस के जगह पे 10 है तो 10 लिख लोगे। हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है कि इस आधार पर सामने वाली वर्टेक्स से एक 90 डिग्री का लंब डला हो और हमें उसका मान चाहिए, ठीक है, हमें वो वाला मान होता है हाइट। ऐसे तो एक त्रिभुज के अंदर कितने सारे हाइटें होंगे, तो क्या हर किसी को ले लोगे, तो यहां पर मुझे बताओ जो ये 5 है क्या ये 5 हाइट है, तो बोलोगे नहीं सर ये 5 हाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे भाई अगर एक देखोगे ना, जैसे मानो ये त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का बेस कितना है 10 है, तो एक ये भी इसका हाइट हो सकता है, ये भी, ये देखो कितने सारी बातें हो सकती हैं, हर किसी के अलग अलग मान होंगे। हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ये हो सकता है 3 हो, ये 2 हो, कुछ भी, लेकिन इसका हाइट सिर्फ वही वाला साइड होगा जो 90 बनाएगा। बाकी चीजों को हम हाइट नहीं कहते हैं, उनको हम यहाँ पर जो है मीडियन या कुछ भी कह सकते हैं, मीडियन नहीं कोई साइड कह सकते हैं, लेकिन वो हाइट नहीं होगी। हाइट सिर्फ वही होती है जो सामने वाली भुजा से इस वाले पर 90 के कोण पर गिने, और उसी का इस्तेमाल एरिया में करते हैं, बाकी और किसी का नहीं। तो क्या इस 5 का इस्तेमाल होगा, नहीं। तो जब हाइट दिया ही नहीं है तो एरिया निकाल पाएंगे पहले वाले फोटो का, नहीं निकाल पाएंगे, यानी पहले वाले फोटो से एरिया नहीं बताया जा सकता है। क्लियर हो गया, चलिए आ जाइए अब दूसरी वाली में। दूसरी वाली में भी एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की आवश्यकता है, ठीक है। आप बोलेंगे हाँ सर। अब यहाँ पर दूसरी वाली में देखो तो जैसे हाफ तो है आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेस कितना है, तो बेस आपका 10 है, बेस कितना है 10 है, लेकिन जो हाइट चाहिए, अब इसके पास एक हाइट भी है। बोलोगे सर देखो बेस भी है हाइट भी है, लेकिन मेरे भाई जो बेस होगा वही हाइट चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मानो ये हाइट है, तो ये हाइट किसके ऊपर है, ये हाइट इस वाले साइड के ऊपर है, यानी हमें इस वाले साइड का मान चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो हाफ इंटू 5 इंटू हम x करेंगे तो एरिया आएगा। या फिर अगर ये वाला बेस दिया गया है तो जो हाइट होगी वो इस वाले बेस पर गिरी होनी चाहिए तो बता पाएंगे, यानी अगर उसका मान y होता तो बोलते हाफ इंटू 10 इंटू वाई। समझ में आया बात। ऐसा नहीं कि हाइट किसी और का बेस किसी और का, ऐसे मैच नहीं करते हैं। समझ में आ गए कि नहीं आ गए बात। ऐसा कभी होता है कि आपने जो है शर्ट मान लो पहन लिया मान लो कोट पहन लिया आपने, जो है शादी में गए और कोट पहन लिया हरा कलर का और नीचे का पैंट पहन लिया पीला कलर का, इसे जाओगे एकदम, बोलो जोकर लगोगे। होता है कि नहीं होता है, मतलब मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। जैसे लड़कियों से पूछो मैचिंग क्या होता है, ठीक है, जिस रंग की साड़ी होगी उसी रंग की नेल पॉलिश होगी, उसी रंग का क्लचर होगा, मतलब पूरा एकदम साज श्रृंगार सिंगल कलर में होगा। तो बस यूं समझ लीजिए कि एरिया निकालने के लिए भी जो बेस होगा उसी के ऊपर उस हाइट का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाइट किसी और का बेस किसी और का और काम चला लेंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। जैसे एप्पल के
मोबाइल में एप्पल का ही चार्जर लगता है, उसी तरीके से एरिया निकालने के लिए इस बेस के साथ इसी का हाइट का होना जरूरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें एरिया निकलेगा तो बोलोगे ना सर नहीं निकलेगा। अब तीसरे वाले में आ जाओ, एरिया की बात करते हैं। तीसरे वाले में हमें एक बेस दिया गया है और एक हमें हाइट दिया गया है, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है तो 10 है, और क्या इसी बेस के ऊपर ये हाइट है तो हाँ, क्या ये 90 पर है तो हाँ, यानी हाफ इंटू इतना, उत्तर कितना आएगा तो उत्तर हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी त्रिभुज देखा और तुरंत हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, नहीं, जो सिर्फ 90 बनाएगा और सामने वाली भुजा से होगा। बताओ क्लियर है, बोलो। तो पहला बिंदु क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ, यहां पे जो बातें यहां बोली गई हैं। चलो, तो यही बातें यहां बोली गई हैं कि अगर एक त्रिभुज है एबीसी नाम का है, तो जैसे मानो एक हमने यहां से हाइट गिराया, वो क्या हो गया डी पर, एक इस वाले बिंदु से यहां हाइट गिराया तो ई पर, और एक इस वाले बिंदु से यहां हाइट गिराया एफ पर, तो इसका एरिया कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसका एरिया 3 तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मानो मैं BC को इस्तेमाल करता हूं बेस पे, तो मेरा होगा हाफ इंटू बेस BC, और BC पर कौन सी हाइट है, तो BC पर AD नाम की हाइट है, तो हाफ इंटू BC इंटू AD। अगर मैं मान लो यहां पर BE को एज अ बेस मानकर चलता हूं, सॉरी, मैं मान लो AC को बेस मानकर चलता हूं, AC को बेस मान के चलता हूं, तो हो जाएगा हाफ इंटू AC हो गया बेस, और बेस पर परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है, तो B है, तो हाफ इंटू B इंटू AC हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मानो अगर मैं AB को बेस मानकर चलता हूं, तो हाफ इंटू AB, और AB पर परपेंडिकुलर कौन सा है, तो CF है, तो हाफ इंटू CF इंटू AB, मतलब तीनों में किसी भी तरीके से आप एरिया को लिख सकते हैं। आप इसके साइड को लेंगे तो इसका बेस होना जरूरी है, आप उस वाले साइड को लेंगे उसका हाइट होना जरूरी है, तीसरी वाली को लेंगे तीसरी वाली का, तीनों को लिखने के किसी और भी तरीके से। ठीक है, प्यार किसी और का चाहता कोई और है, ये वाली बात है ना, समझ गए हम। अच्छा, चलो बहुत बातें हो गई। अब सवाल देखो, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, बोला गया है दिए गए फिगर में AD का मान जनाब कितना है, तो यहाँ पर ये AD का मान देखिए, AD का मान आपको बोला गया है कि AD का मान 5 है। DC का मान कितना है, तो बोला गया है DC का मान हमारा 16 है। ठीक है, BD का मान कितना है, तो BD का मान हमारा 12 है। फिर उसके बाद बोला गया है AB का मान, AB का मान कितना है, तो AB का मान हमारा 12 है। और बोला गया है बताओ ABC का ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल A, B और C का एरिया बताना है, बताइए कितना होगा। बताओ बताओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं बार बार, जिसमें टैग नहीं लगा है वो इस बार के क्वेश्चन है, CHSL 2020 और CGL 2020 के प्रश्न है ये, इस बार जो अभी हुआ है 2 महीना पहले। 12, 5, 12, 16 दिया गया है। AD का मान हमसे दिया गया है 5 है, DC का मान दिया गया है 16 है, BD का मान आपको दिया गया है 12 है। ठीक है, और BA का मान जो है वो भी 12 है। ऐसे मुझे लगता नहीं कि ये संभव है, दोनों साइड 12 12 कैसे हो सकता है, पता नहीं। क्वेश्चन पे चैलेंज किया जा सकता है कि ये दो भुजाएं अगर दोनों समान लेंथ की होंगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, अलग अलग नहीं हो सकती हैं। अगर ये अलग अलग होंगी तो इसको 12 से क्या होना पड़ेगा, या तो ये 12 से छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। ये 12 और ये भी 12, तो फिर ये लाइन अलग क्यों है, ये लाइन इसी के ऊपर आएगी, ये अलग नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है, ऐसा नहीं सवाल बनाने के लिए कुछ भी डेटा दे देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है पॉसिबल मेरे भाई। एक काम करो, इस वाली लेंथ को मिटा दो, AB का मान गायब कर दो, AB का मान गायब कर दो, AB का मान गायब कर दो। सवाल में AB का मान गलत दिया गया है, शीट में करेक्शन करो। ये सवाल चैलेंजेबल है, पेपर में अगर ऐसा सवाल आए तो आपको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। AB का मान गायब करिए सवाल में। अब मान लीजिए AB का भी मान नहीं दिया है तो कैसे बनाएंगे। अब बताइए ABC का मान कितना होगा। ठीक है,
अब देखो ए बी का मान निकालने के लिए आप मुझे खुद बात बताओ, एक छोटी सी बात को, अगर इस फोटो में ऐसा दिया है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मानो कल के दिन हम एक ऐसा फोटो बना दे जनाब, और फोटो में क्या बनाए जरा देखिए। कल के दिन मान लीजिए हम एक ऐसा फोटो बनाते हैं, और फोटो में क्या बनाते हैं, देखो हमने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया आपके लिए, और ट्रायंगल में क्या कर दिया हमने, यहाँ पर आपको ये हाइट दे दी, हाइट का मान हमने 10 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने कर दी 5 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने कर दी 8 है, और बोला कि ये 90 डिग्री है। तो आप क्या बोलेंगे? और कल के दिन हमने आपसे पूछा ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना, ये बड़े वाले का एरिया बताओ कितना होगा, एबीसी का एरिया कितना होगा बता दो, एबीसी का। तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा कह सकते हो कि पहले इसका एरिया निकाल दो और इसका एरिया निकाल दो और दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बड़े वाले का निकल जाएगा। ऐसा कह सकते हो ना? कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो बोलोगे हाँ सर ऐसा कहा जा सकता है। यानी यहाँ पर अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो होगी वो होगी हाफ इंटू, ये हो सकता है इसका बेस मान लो, हाफ इंटू 5 इंटू 10, ठीक है, हाफ इंटू 5 इंटू 10, ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया। और ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा? तो हाफ इंटू 8 इंटू 10। अब मेरी बात बताओ तो 10 दोनों जगह कॉमन है, तो 10 दोनों जगह कॉमन है तो मान लो लिख लोगे हाफ इंटू 5 प्लस 8 इंटू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी आप यहाँ कह सकते हो 5 प्लस 8 को कितना, तो हाफ इंटू 8 5 13 इंटू 10, जो कि बात वहीं आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो मान अलग अलग दे दिए गए हैं तो आपको दोनों अलग निकालने थे। कल के दिन 3 अलग अलग ट्रायंगल दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको सिंपल अगर एरिया देखना है ना ये एबीसी का, तो एबीसी का एरिया निकालने के लिए देखो तो बोलोगे हाफ इंटू जो बेस है, ये पूरा देखो, ये पूरा कितना है, तो 16 और 5 है 21 है, और इसके ऊपर जो ये हाइट डल रहा है इसका मान कितना है, तो 12 है। 2 से काटो 6 बार में, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 हमारा आंसर होगा। 126 जो है वो क्या है? एरिया आंसर है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि अलग अलग दिया गया है तो अलग अलग निकालो, मेरे भाई ऐसी जरूरत नहीं है, आप दोनों को जोड़कर एक साथ भी निकाल सकते हो। उसी तरीके से अलग अलग दिखाने के लिए जो है वो कंफ्यूज करने के लिए है, बट हमें उतनी आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो एक साथ निकालना है, हमें जो है एबीसी को एक साथ निकालना है, तो एबीसी को एक साथ निकालने के लिए पूरा बेस ले लो, तो पूरा बेस 16 और 5 21 हो गया, हाइट कितना हो गया? 12 हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 126 हो गया। ललन कह रहे हैं कि सर पापा भी क्लास देख रहे हैं गांव में, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सबके अलग अलग उत्तर आए हैं इसमें, सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई। एडी का मान है, बीडी का मान है, आप लोग फालतू कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, 21 ले लो 12 ले लो, बात खत्म हो गया। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 2 बोला गया है एबीसी का एरिया बताओ अगर एडी का मान 24 है, एडी का मान 24 है, सीडी का मान कितना है, तो सीडी का मान 7 है, और बीडी का मान कितना है, बीडी का मान आपको पूरा दिया गया है, बीडी का मान हमारा 32 है। ठीक है, बीडी का मान कितना है? 32 है। एडी जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, किसका एरिया पूछा गया है, तो ए बी और सी का एरिया पूछा गया है। अब बताओ, एबीसी का एरिया पूछा गया है, एबीसी का एरिया बताएंगे। What is the value of ABC? देखो अब खुद एक बात को सोचो, जैसे मानो कल के दिन मैंने क्या किया, बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया। मैंने क्या किया कि हाइट मैंने एक डाला और इस हाइट पर मैंने एक ऐसा ट्रायंगल, देखो एक बड़ा सा मैंने बेस लिया, ये मेरा एक बड़ा सा ट्रायंगल था, देखना मेरी बात को समझना, ये मेरा एक बड़ा सा ट्रायंगल था और उसके अंदर मैंने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए, छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर ए, इसको बोलेंगे बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ। अब अगर बात करोगे ना तो सभी ट्रायंगल का यहाँ पर हाइट जो है वो सेम है ए बी चल के। आगे जब हम आपको ट्रायंगल में और डीपर कंसेप्ट देंगे तो आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रायंगल का एरिया, अगर मान लो ये देखो ये ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल हो गया एफ ई ए, दूसरा ट्रायंगल हो गया ई डी ए, तीसरा हो गया डी सी ए, चौथा हो गया सी बी ए। अब इन सभी ट्रायंगल की जो हाइट है वो कॉमन है। और एक और बात आपको बता दें कि जरूरी नहीं है कि एक ट्रायंगल का हाइट हमेशा उसके अंदर हो। जैसे मानो कल के दिन अगर मैंने एक ऐसा
ऐसा ट्रायंगल बना दिया ना मेरे भाई, मानो मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया और ये मेरा ट्रायंगल हो गया, तो इसका हाइट कभी भी 90 डिग्री यहाँ अंदर नहीं आता है, इसका हाइट कभी भी अंदर नहीं आएगा, इसका हाइट हमेशा बाहर आएगा। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो मुझे बस इस बेस की आवश्यकता है और ये हाइट जो बाहर है उसकी आवश्यकता है, और तब एरिया निकल जाएगा। आगे चलकर आपको एक और बात बताएंगे कि इनके एरिया का अनुपात वही होगा जो इनके बेस का अनुपात होगा। उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो यहाँ पर, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप आगे बस समझ लो कि अगर ये 2:3:4:5 में है, अगर इनके बेस का अनुपात इतना है तो इनके एरिया का भी अनुपात 2:3:4:5 ही होगा। क्यों? क्योंकि इनका हाइट जो है वो समान है। ये आगे चलकर बातें जो है वो हमें समझनी है, ठीक है। ये आगे चलकर इतनी बात हमें समझनी है, अभी नहीं समझनी है। अभी फिलहाल जो समझना है वो क्या हो सकता है कि आपका एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। राइट एंगल ट्रायंगल के मान लो वो 2 भाग भी कर सकता है, वो 3 भाग भी कर सकता है। आपको ये छोटे वाले का एरिया दे देगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे मैंने कहा ना, ये 5 है, ये 12 है, ठीक है। और फिर उसके बाद मान लो मैंने पूरी की लंबाई कुछ ना कुछ दे दी और मैं पूछूंगा इसका एरिया कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि पहले पूरा बड़े वाले का निकालना है और बड़े वाले में से इसको घटा दोगे अगर आप, तो क्या बच जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क वाला बच जाएगा। वैसा ही सवाल आपका ये है कि आपको किसका मान बताना है, आपको इसका मान बताना है। तो आप जो है ABD का मान निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ABD का निकालने के लिए, ABD का निकालने के लिए BD एक बेस है और AD एक हाइट है, ये हमें दिया गया है। फिर हम किसका निकाल सकते हैं? ACD का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि CD का भी मान दिया गया है और AD का भी मान दिया गया है। तो ये दोनों का जब हमारा मान दिया गया है तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं, इसको सीधा निकालने का एरिया नहीं है सर, तो इसको सीधा निकालने का एरिया कैसे होगा बताओ? या तो तुम ऐसे कर सकते हो, तुम यहाँ पे कि अगर ये 32 है और ये 7 है तो 32 में से 7 घटा दो तो कितना आ गया? इसका जो बेस है वो 25 आ गया और इसका हाइट 24 है, तो 12 × 25 तुम्हारा उत्तर हो सकता है। 12 × 25, 25 दूनी 50, 300 तुम्हारा उत्तर है। कहीं पर 300 उत्तर हो सकता है। अभी देखेंगे 300 लाएंगे तो कैसे लाएंगे। 300 आपका उत्तर होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो समझो। तो जो बेसिक कंसेप्ट हो गया, एकदम बेसिक तरीके से अगर हम समझें तो हम क्या समझेंगे, हम ये बात बोलेंगे, यहाँ पर ये 7 है, हम बोलेंगे कि देखो ये छोटा वाला ABC निकालना है, तो छोटे वाले को निकालने के लिए पूरा बड़ा वाला ABD और ABD में से ACD को घटाना पड़ेगा, ठीक है, घटाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ABD का एरिया कितना होगा, तो बोलोगे हाफ इंटू BD जो बेस है वो कितना है 32 है और उसकी जो हाइट है वो कितना है 24 है। ये हो गया, ये पूरा बड़े वाले का एरिया। इसमें से कितना घटाओगे, तो बड़े वाले के एरिया में से ACD को घटाओगे, यानी हाफ इंटू, ठीक है, 7 × 24, हाफ इंटू 7 × 24 घटाओगे आप देखो तो हाफ 24 और 24 दोनों में समान है, तो आप बोलोगे सर हाफ और 24 को हमने क्या ले लिया, समान ले लिया और इनटू क्या कर दिया 32 और यहाँ -7 है, तो 32 - 7। और मैं आपको सीधा इसी स्टेटमेंट पे कंक्लूज, ठीक है, मैं आपको सीधा इसी स्टेटमेंट पे कह रहा था कि आप सीधा इसी स्टेटमेंट पे पहुंच जाओ कि अगर मुझे ABC का एरिया निकालना होगा तो मुझे उसकी बस BC बेस की आवश्यकता है। और ये BC बेस क्या होगा, तो 32 - 7, देखो 32 - 7 बेस हो गया, तो हाफ इंटू बेस। और हाइट क्या होगा, तो ये ट्रायंगल का जरूरी नहीं है कि कभी भी हाइट इसके अंदर ही मिले, इसका हाइट यहाँ बाहर भी मिल सकता है और हाइट कितना है 24 है। मतलब इसका एरिया टोटल में से इतना घटा दो तो वैसे निकाल सकते हो, और नहीं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर की बात है तो अपने अंडरस्टैंडिंग में आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे भाई अगर मुझे ABC का एरिया निकालना है तो इसके बेस की आवश्यकता है और इसके लिए हाइट, जो हाइट बाहर भी हो सकती है, यानी हाफ इंटू 32 - 7, 15 इंटू कितना 24। जैसे मानो मैं आपको ये बोलूं, अब इसको काट लो, ये कटेगा 12 बार में और यहाँ से 25 × 12 कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 उत्तर होगा। आप 2-3 सवालों से समझ पाओगे बेहतर तरीके से। जैसे मानो मैंने कल के दिन क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया ऐसा, दूसरा ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसा, तीसरा ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसा, और मैंने आपको क्या बोला है, मेरी बात को समझिएगा।
मैंने आपको ये बोला है कि इसकी लंबाई 4 की है, इसकी लंबाई 5 की है, इसकी लंबाई 6 की है, या 40, 50, 60 भी आप कह सकते हो कि इसकी पूरी लंबाई 50 की, इसकी लंबाई 60 की, इसकी लंबाई 40 की, और इसकी जो हाइट है वो है 10। ठीक है, मुझे पार्ट 1 का एरिया बताओ, पार्ट 1 का एरिया कितना होगा, पार्ट 2 का एरिया कितना होगा, और पार्ट 3 का एरिया कितना होगा। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, फिर ये हमारा देखो पार्ट 1 कौन कौन सा हो गया, नाम से सुन लेना ध्यान से कान में, ABCD ही हो गया। पार्ट 1 कौन सा एरिया हो गया मेरे भाई, तो पार्ट 1 एरिया हो गया ABC, पार्ट 2 हो गया ACD, पार्ट 3 हो गया ADE। ये हमारे 3 पार्ट हो गए। हमें हर पार्ट का एरिया बताना है, तो पार्ट 1 का एरिया बताने के लिए क्या बोलोगे, हाफ इंटू इसका बेस कितना है, तो इसका बेस कितना है, 1 का बेस कितना है, तो 60 है। अब बोलोगे सर ये वाला ट्रायंगल जो है इसका तो हाइट हमें दिख ही नहीं रहा है, ये बेस ले लिया, कोई बात नहीं, ये बेस ले लिया ठीक है। हाइट की परिभाषा वो होती है जो सामने वाले वर्टेक्स से इस वाले लाइन पर 90 डाले, और इस वाले लाइन को आगे तक लेकर जा रहे हो, तो सामने वाली लाइन इस पर जो वर्टेक्स पे 90 डाल रही है उसका मान कितना है, 10 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू कितना हो जाएगा, 10। ये पहले वाले का एरिया। दूसरे वाले का कितना होगा, तो हाफ इंटू ये बेस कितना है, तो 50 है, और इस पर जो हाइट डल रही है वो कहाँ, इसके बाहर डल रही है, कितना हो गया, 10 हो गया। तीसरे वाले का एरिया कितना होगा, तो हाफ इंटू बेस कितना है, तो 40 है, और हाइट कितना है, 10 है। तो ये आपके तीनों के तीनों क्या हो गए, एरिया हो गए। ठीक है, समझ में आया। पहले का एरिया 300 आएगा, दूसरे का 250 आएगा, और तीसरे का कितना आएगा, 200 आएगा। 300, 250 और 200। ठीक, कोई समस्या की बात है यहाँ पे। चलिए, तो आगे जो है, आगे क्लास को कल से कंटिन्यू करेंगे, कल से मतलब कल से आगे का पार्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आगे 2-3 पार्टें हैं, 2-3 थ्योरी के पोर्शंस हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद तब हम बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल के बाद हम अपने क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कल करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, वो कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है कि मुझे जो है आप लोगों को की चीजें समझ में आई होंगी। देखो, मेरी मेहनत वो तब सफल हो सकती है जब आप और ज्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, परेशान मत हो, ज्योमेट्री है, परेशान हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कंप्लीट सिखाने में बस मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि आपका पूरा एफर्ट मुझे चाहिए। 10 ही प्रॉपर्टी हैं ट्रायंगल के शीट 1 में, वो 10 प्रॉपर्टी आपके टिप्स पर हूँ। हर प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ कहती है, सवाल इसी प्रॉपर्टी पर बनते हैं। नौकरी छोड़ नहीं सकते, ये नहीं सोच सकते ठीक है यार अरिथमेटिक पढ़ने के बाद एडवांस पढ़ेंगे। महामूर्खों वाला काम कर रहे हो। ऐसे कभी होता है, बताओ। ठीक है, चीजों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रही हैं तो उन पे और मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा और मेहनत करो, शीट को बार बार रिवाइज करो, तो फायदा उठा पाओगे इस सेशन का। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टी थी, सभी के सभी उनको एक्सप्लेन करिए। साथ में जो आगे कल हम पढ़ने वाले हैं उसको भी थोड़ा पढ़ कर आओ आगे से। ठीक है, शीट तो पहले से ही दे रखी है, शीट पहले से दे रखी है, तो पढ़ कर आने में क्या है, पढ़ो फिर। ठीक है, चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।